अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर लर्निंग यानी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। उमूर तबैया में आज हम लोग एक नई यूनिट शुरू करेंगे जिसका नाम है अखलात। इससे पहले हम लोगों ने मुख्तलिफ वीडियोस में मिजाज के टॉपिक को कवर किया था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे अखलात के बारे में। तो अखलात क्या है उसके बारे में जानेंगे, यानी उनकी तारीफ, और उसके बाद तारीफ में भी हम लोग जानेंगे कि लुग़वी माने क्या होते हैं और इस्तिलाही माने क्या होते हैं। ठीक है, इन दोनों के मतलब जानेंगे हम लोग। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे अखलात पर मुख्तलिफ अतिब्बा का नज़रिया, यानी जो डिफरेंट तबीब गुजरे हैं पिछले कदीम ज़माने में, तो वो लोग अखलात के बारे में क्या कहते हैं, उनका नज़रिया क्या है और उनमें क्या इख्तलाफ हैं, या जो लोग थोड़ी डिफरेंट बातें कहते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे बुख़ारात का नज़रिया। उसके बाद चौथे पे हम लोग पढ़ेंगे अबू सहल मसीह का नज़रिया। उसके बाद शेखुर रईस बू अली सीना का नज़रिया हम लोग पढ़ेंगे। और फिर सिक्स्थ नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे अखलात अरबा की दलील, कि आखिर अखलात अरबा ये चार हैं, इसकी दलील क्या है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अखलात की पैदाइश, यानी अखलात कैसे पैदा होता है या कैसे हमारी बदन में बनता है। उसके बाद 8th नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे पीजी के क्वेश्चन। कुछ वो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो आप सॉल्व करेंगे। जब ये PDF आपको मिलेगी आप तुरंत पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे इसके आंसर सेंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है मैंने अखलाक, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ह्यूमर्स, और इधर मैंने हेडिंग लिखा है खिल्त के लुग़वी माने। तो इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। देखिए, अखलाक के लुग़वी माने जो होते हैं मिले जुले के, यानी मिक्सिंग के, जो हमारी बदन में जितनी भी मुख्तलिफ रतूबत या लिक्विड कह लें या जो तमाम चीज़ें पाई जाती हैं वो सब मिक्स रहती हैं, आपस में मिली जुली हुई होती हैं। तो उन्हीं चीज़ को यहाँ लिखा गया है। तो देखिए, अखलाक के लुग़वी माने मिले जुले के होते हैं। चूँकि तमाम रतूबत बदन में मिली जुली हुई हालत में पाई जाती है, इसलिए इन्हें अखलात कहा जाता है। तो अखलात के जो लुग़वी माने हैं, यानी जो डिक्शनरी में इसकी मीनिंग कही गई है, वो है मिक्सिंग की, मिली जुली हुई शक्ल। और किन चीज़ों की मिली जुली हुई शक्ल है? कुछ रतूबत की, और वो रतूबत कहाँ पाई जाती है? हमारे बदन में। तो बॉडी में जो लिक्विड या जो रतूबत पाई जाती है वो आपस में मिली जुली हुई शक्ल में होती है, और हम उसे खिल्त कहते हैं या खिल्त के लुग़वी माने कहलाती हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं खिल्त की इस्तिलाही तारीफ, यानी टर्मिनोलॉजीज के लिहाज से खिल्त को हम क्या कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो देखिए, खिल्त वो मादा रतब सयाल है जो ऐसे बर्तनों में बंद कर रखा गया है जो उसे बह जाने से बाज रखते हैं। फिर से इस चीज को समझिए, खिल्त वो मादा रतब सयाल है, यानी एक ऐसा मैटर या लिक्विड है या मॉइस्ट रतूबत है जो ऐसे बर्तनों में बंद करके रखा गया, यानी किसी बर्तन में बंद कर रखा गया है जो उसे बह जाने से रोकता है। आप अपने घर में बर्तन लें और उसमें पानी डाल दें, तो पानी जो है वो बहने से बचा है, आपके बर्तन में है। तो उस तरह कहा जा रहा है कि जो बदन की रतूबात हैं, जो खिल्त है, वो ऐसे बर्तनों में बंद है जिसे बह जाने से वो रोकता है। अब उस बर्तनों को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो वो क्या चीजें हैं? तो वो देखिए, वो चीजें, ये जो ह्यूमन बॉडी दिख रही है, इसमें जो आर्टरी और वीन्स दिख रही हैं, यानी जो शराइन और जो वरीद या जो तजावीफ, कैविटी, तजावीफ का मतलब खाली जगह, चाहे वो हमारी शराइन की खाली जगह हो, चाहे किसी ऑर्गन की खाली जगह हो, तमाम खाली जगह पे, आपके घर में जो कमरे हैं उनमें खाली जगह हो, या जो मुख्तलिफ एरिया बने हुए हैं, किचन हो, वॉशरूम हो, तमाम खाली जगहों को हम कैविटीज कहते हैं। वहाँ कोई भी चीज़ जा सकती है। ठीक, तो उसी तरह जो बॉडी के अंदर अखलात है, जो खिल्त है, जो रतूबत है, वो इन्हीं बर्तनों में पैक है। इस बर्तनों से बह जाने से बाज है, यानी बहती नहीं है, इसी बर्तनों में रहती है, या जो ऑर्गन है उनकी कैविटीज में रहती है, उनकी खलाओं में रहती है। उस तारीफ में जो लफ्ज बर्तन इस्तेमाल हुआ है वो हम इस्तेमाल करते हैं इन तीन चीज़ों के लिए, शराइन, वरीद और तजावीफ। तजावीफ कहीं भी हो सकती है, वो खाली जगह, वो तमाम कैविटी बॉडी की, तो वो कहलाएगी तजावीफ। तो आई होप कि आप इन चीज़ को समझ गए होंगे। तो देखिए, खिल्त वो मादा रतब सयाल है, वो लिक्विड चीज़ है जो ऐसे बर्तनों में, कैसे बर्तन? आर्टरीज, वेन, कैविटीज़, इन चीज़ों में बंद कर रखा गया है, बंद है उसमें, जो उसे बह जाने से बाज रखते हैं। तो जो वो तमाम चीज़ें हैं, वो तीन चीज़ें उस खिल्त को, उस चीज़ को बह जाने से रोकती है, उसे लीक नहीं होने देती। ठीक, तो ये जो कौल है ये अबू सहल मसीही का कौल है। तो आई होप कि आप लोग खिल्त के इस्तिलाही तारीफ के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।
तो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम लोग, खिल्त वो मादा रतब सयाल है जिसकी तरफ गिजा अव्वलन मुस्तहिल है। तो देखिए, जो खिल्त हमारी बॉडी में है, गिजा उसकी तरफ रुजू करती है, यानी गिजा से ही खिल्त बनेगा। तो गिजा मेन इंपॉर्टेंस रखती है खिल्त के लिए। तो गिजा ही अव्वलन मुस्तहिल है, सबसे नंबर 1 गिजा ही है जो अखलात पैदा करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट को देखते हैं। खिल्त वो अजसाम में रतब सयाल है, यानी वो लिक्विड है, वो रतूबत है जो हजम गिजा यानी फूड के डाइजेशन से और इस्तेहाला बदन के, यानी जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो उसके बाद जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो इस्तेहाला बदन यानी बॉडी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होता है। तो खिल्त की जो पैदाइश है वो गिजा जब हजम होती है, उसके साथ जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है, जो ब्रेकडाउन्स होते हैं फूड्स के, और उनके नतीजे में जो पैदा होता है वही है खिल्त, जिनसे आज़ा का तग़ज़िया और तनमिया हुआ करता है। अब तग़ज़िया और तनमिया के माने होता है न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट। तग़ज़िया यानी ग़िज़ा पहुंचाना, न्यूट्रिशन देना, और तनमिया यानी डेवलपमेंट करना। तो जो ये खिल्त है, जब ग़िज़ा से बन गया है, ग़िज़ा का इस्तेहाला हो गया है, यानी मेटाबॉलिज्म होकर वो चीज़ें बन गई हैं, तो वो आज़ा का तग़ज़िया और तनमिया करती हैं, यानी उनको न्यूट्रिशन और डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। उनसे बदन में तवानाई पैदा होती है, यानी उससे बदन फरबा होता है, मजबूत होता है। जैसे बदन की प्रोसेस जो होती है वो तमाम फंक्शन होते हैं, जिससे आज़ा अपने अफ़आल अंजाम देते हैं। जिस आज़ा का, जिस ऑर्गन का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन नॉर्मल एतदाल पर चलता रहता है। क्यों चलता है? जब उसको अच्छे अखलात मिल रहे हैं और बराबर मिकदार में मिल रहे हैं और उसमें कोई तगय्युर नहीं है, ग़िज़ा से ही वो अखलात बन रहे हैं, तो जो बॉडी के अंदर ऑर्गन है वो नॉर्मल फंक्शन करते हैं। लिहाजा कमियत व कैफियत, कमियत और कैफियत क्या होगी? कमियत का मतलब होता है मिकदार, क्वांटिटी, और कैफियत का मतलब होता है क्वालिटी। तो उस ग़िज़ा की क्वालिटी या उस खिल्त की क्वालिटी, तो जितनी अच्छी ग़िज़ा आप लेंगे उतने अच्छे अखलात बनते हैं। ये थर्ड प्रॉफ का मौजू है। जब आप डाइटोथेरेपी पढ़ते हैं तो वहाँ आपको ग़िज़ा सिखाई जाती है कि किस ग़िज़ा से अच्छे अखलात पैदा होते हैं। फिलहाल आपको बस इतना जानना है कि कमियत और कैफियत, इनके सही तवाज़न और तनासुब से सेहत कायम रहती है। यानी खिल्त की क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से ही सेहत का दारोमदार टिका हुआ है। अगर कोई खिल्त अपनी कमियत और कैफियत के लिहाज से बढ़ जाए तो बदन में मर्ज लाहक हो जाएगा। तो उसी चीज़ को मैंने आगे लिखा है, यहाँ देखिए, कमियत और कैफियत गैर सही तनासुब यानी इनबैलेंस हो जाए, पहले जैसे ना रहे, और बेकायदा यानी कायदे में ना रहे, बेकायदा हो जाए, तो मर्ज बन जाता है। तो मैंने पहले बताया आपको, अखलात में कोई भी तगय्युर आ जाए, कोई भी चीज़ क्वालिटी में या क्वांटिटी में बढ़ जाए, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे, अखलात का टॉपिक क्लियर होता जाएगा, तो उन चीज़ों को आप समझते जाएंगे। बस इतना जानिए कि बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स में जो चीज़ें पाई जा रही हैं, वो चीज़ें अगर अपनी क्वांटिटी के लिहाज से बढ़ जाएं, अपनी क्वालिटी के लिहाज से बढ़ जाए, तो बदन में मर्ज लाहक हो जाएगा। तो उन चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अब हम लोग अखलाक की डिफिनीशन को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, तो उससे समझने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि कदीम कॉन्सेप्ट लोगों को समझने में बहुत तकलीफ होती है। जब इंग्लिश के साथ उसको जान जाएंगे अपने इस जदीद के दौर से, तो बहुत आसानी होती है चीज़ों को समझने के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं। द फ्लूइड ऑफ द बॉडी, यानी जो बॉडी की हमारी सारी रतूबत है, जो हमारी बदन में जितनी तरह की है, दैट सर्व्स द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वो काम करती है, उनका अफ़ाल है क्या? न्यूट्रिशन पहुंचाना, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द ऑर्गन, ऑर्गन का तनमिया और तग़ज़िया करना, उनको डेवलप करना, उनको नरिश्ड करना, न्यूट्रिशन पहुंचाना। तो ओवरऑल जो हमारे बदन में बॉडी फ्लूइड्स हैं, वो तमाम ऑर्गन को, सभी आज़ा को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, ग़िज़ा देती हैं, उनके ग्रोथ में हेल्प करती हैं, और जब उन चीज़ों में खराबी आ जाए तो उसको दुरुस्त करती हैं। ठीक है, तो उनका रिपेयर भी करती हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए तो यानी बॉडी की जो भी फ्लूइड्स हैं वो तमाम सेल्स को न्यूट्रिशन पहुंचाती हैं और उनको रिपेयर करती है अगर उनमें कुछ खराबी आ जाए तो। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अखलाक पर मुख्तलिफ अतिब्बा का नज़रिया। तो डिफरेंट तबीब जो उस दौर के थे, उन्होंने क्या कहा कि अखलाक क्या चीज़ है, तो उन लोगों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो नज़रिया है वो हम लोग पढ़ेंगे बोक्रात का नज़रिया, यानी हिप्पोक्रेट्स का, फादर ऑफ मेडिसिन जो है, उनका नज़रिया हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। बाबाए तिब बोक्रात ने, बाबाए तिब यानी फादर ऑफ मेडिसिन, बाबाए तिब बोक्रात ने अपनी किताब तबीयतुल इंसान में, यानी इंसानों की तबीयत,
उन किताब में उन्होंने क्या कहा, नजरिया अखलाक को इस तरह पेश किया है कि बदन इंसान में रंगत के बिना पर 4 किस्म की रतूबत पाई जाती है। तो बुकरात का जो नजरिया था वो कलर के बेसिस पे था, रंग के बिना पर था कि इसमें कलर के बिना पर 4 किस्म की रतूबत पाई जाती है और उन्होंने उन रतूबत का नाम दिया। तो सबसे पहला है दम, तो जिसे उन्होंने कहा कि ये सुर्ख रतूबत है, यानी लाल कलर की, रेड कलर की रतूबत है। उसके बाद उन्होंने कहा बलगम, जो सफ़ेद कलर की रतूबत है। और मैंने बलगम को सफ़ेद पेन से भी लिखा है कि आप लोग कलर के बिना पर देखिए, दम जो है रेड कलर, बलगम सफ़ेद, सफरा जर्दी माइल यानी हल्का ऑरेंज कलर, और सौदा ब्लैक पेन से लिखा है यानी ब्लैक कलर। तो ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है लिखने के तरीके के, तो आपको याद आसानी से हो जाएगा। तो दम जो है सुर्ख रतूबत, बलगम सफ़ेद रतूबत, और बुकरात ने कहा कि जो सफरा है वो जर्द रतूबत होती है यानी हल्का येलोइश कलर होता है। और उसके बाद सौदा को कहा उन्होंने कि ये काली रतूबत है, स्याह रतूबत है। तो बुकरात का जो नजरिया था, जो तबीयतुल इंसा उनकी बुक थी, उसमें रंग के बिना पर 4 किस्मों में इसे तकसीम किया और बताया कि अखलाक 4 होते हैं जो कि डिफरेंट रंग के होते हैं। फिर बुकरात आगे कहते हैं कि रतूबत असलिया जो कि उरूक दमविया में पाई जाती है यानी ब्लड कैपिलरीज में पाई जाती हैं, उनको 4 अकसाम में तकसीम कर दिया, 4 में डिवाइड कर दिया, जिसका नाम दे दिया उन लोगों ने दम, बलगम, सफरा और सौदा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो इन रतूबत को बुकरात ने अखलात अरबा के नाम से मौसूम किया है। यहीं पे एक पीजी का सवाल आता है कि अखलात अरबा की दलील किसने दी या किसका कॉन्सेप्ट है ये अखलात अरबा का, तो बुकरात, हिप्पोक्रेट्स या बाबाए तिब। तो वैसे मुझे ये पॉइंट यहाँ नहीं बताना था आपको, क्योंकि मैंने अभी आगे आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन डिज़ाइन किया है और प्रीवियस क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी था, तो आप लोगों को वो क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। इसलिए मैं कहीं भी आपको अब डिस्कस नहीं करूंगा कि पीजी का कौन सा क्वेश्चन कहाँ आ रहा है। वो आप जब लास्ट में एकदम आखिर पेज पे जाएंगे तो वहाँ तमाम क्वेश्चन पढ़े रहेंगे, आपको वापस उस पीडीएफ को पढ़ना होगा, इस वीडियो को पढ़ना होगा, देन आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर वहाँ जान सकेंगे कि हाँ ये इस लाइन से क्वेश्चन आया है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अबू सहल मसीह का नजरिया। तो सबसे पहला बुकरात का नजरिया पढ़ा, अब अबू सहल मसीह का नजरिया पढ़ते हैं। तो देखिए, तारीफ, खिल्त वो मादा रतब सयाल है जो ऐसे बर्तनों में बंद करके रखा गया है जो बह जाने से बाज रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहला पेज इस पीडीएफ का। तो इसमें क्या है कि ये अबू सहल मसीह का कौल था, जहां हम लोग इस्तिलाही तारीफ में पढ़ते हैं। तो ये पुरानी बातें हैं, मैंने आपको दिखा भी दिया कि वो कौन से बर्तन है। तो अब आगे इस चीज में हम लोग बढ़ते हैं। अबू सहल मसीह ने रतूबात बदन को उनके मसाकिन के लिहाज से 3 अकसाम में तकसीम किया। मसाकिन होता है रेजिडेंस के लिहाज से कि कहाँ पाए जाते हैं, ठीक। तो यानी आपका भी एक रेजिडेंस होता है, आपका घर है, बाकायदा आपके घर का नंबर है, आपका एड्रेस है, जगह है और नाम है आपका, तो उन चीज़ों से ही आपको लोग जानते हैं, यानी आपका एक पर्टिकुलर एरिया है, तो उसके हिसाब से। तो मसाकिन का मतलब रेजिडेंस, कि वो चीज़ कहाँ पाई जाती है। तो उन्होंने कहा जो बदन में रतूबत है उनके एरिया के हिसाब से या उनके पाए जाने के हिस्सों के बिना पर, कि किस एरिया में पाया जा रहा है, किस रेजिडेंस में है वो, तो उसके लिहाज से उन चीज़ों को तकसीम कर दिया। अबू सहल मसीह ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया रतूबत उरूकिया का, वो रतूबत जो उरूक में पाई जाती है, उरूक यानी आर्टरीज, हमारी ब्लड वेसल्स में जो पाई जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनका दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरे में रतूबत तजावीफ, वो रतूबत जो आज़ा की तजावीफ में पाई जाती है, जो ऑर्गन की कैविटीज़ हैं उनमें पाई जाती है। उसके बाद तीसरा जो कॉन्सेप्ट है इनका, इसमें डिफरेंट नाम है, इन नामों को आपको समझना होगा, पीजी में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो पहला रतूबत गरीजिया, उसके बाद रतूबत उस्तकुत्सिया, उसके बाद रतूबत जौहरिया और रतूबत उनसुरिया। मैंने आपको अनासिर में पढ़ाया था, उस्तकुत्सात, उनसुर, जौहर, ये तमाम चीज़ें अनासिर के नाम हैं, ठीक है। तो ये जो तीसरा मसाकिन के लिहाज से कैटेगरी बनाया है अबू सहल मसीह ने, तो वो है रतूबत गरीजिया के बिना पर। तो अब इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो मसाकिन के लिहाज से सबसे पहला जो अबू सहल मसीह ने बताया कि वो उरूक, और उसके बाद दूसरा तजावीफ, वो रतूबत है जो खलिया के बातिन में पाई जाती है। खलिया यानी सेल्स, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनके बातिन का मतलब होता है इनसाइड, अंदर पाई जाती है, जिससे आज़ा के अफ़ाल वाबस्ता होते हैं। जब कोई सेल काम करेगी तभी तो वो मल्टीपल सेल्स मिलकर उस चीज़ को बनाए हैं। कोई ऑर्गन्स है तो उसके अंदर लाखों करोड़ों सेल जितनी भी मौजूद है, तभी तो उसको एक ऑर्गन में कन्वर्ट की हुई है। तो जब वो पर्टिकुलर एक एक सेल काम करती है तभी वो पूरा ऑर्गन काम करता है।
आप लोगों ने पढ़ा होगा हिपैटोसाइट्स लिवर में पाई जाती हैं। तो जब वो एक एक सेल काम करती हैं, वो चीज़ें बनाती हैं, तभी तो पूरा लिवर का फंक्शन होता है। तो उन्हीं चीज़ को आपको समझना होगा थोड़ा सा मॉडर्न से कोरिलेट करके। तो जो खलिया हैं, जो सेल्स हैं, उनके बातिन में ये पाए जाते हैं। अगर इंग्लिश में आपको ये चीज़ें समझनी है तो मैंने यहाँ जो इमेज ऐड किया है वो सेल्स है। सेल्स के अंदर ये प्रोटोप्लाज्म है जो गोल आपको दिख रहा है। तो इसी के अंदर तमाम चीज़ें जो ऑर्गेनेल्स हैं वो रहते हैं, वही काम करते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ मैंने लिखा है कॉलमनर मटेरियल दैट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल। तो इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनल्स यानी राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। तो यही आपस में जब फंक्शन करती हैं तो ओवरऑल पूरी चीज़ का फंक्शन होता है। तीसरे तबीब के हम लोग बारे में बात करेंगे तो शेखुर रईस बू अली सीना का नजरिया क्या है, जो अखलाक के बारे में वो क्या कहते हैं। तो उनकी तारीफ देते हैं, खिल्त वो मादा रतब सयाल है जिसकी तरफ गिजा अव्वलन मुस्तहिल है। तो मैंने आपको पहले ही समझाया कि जो मुस्तहिल लफ्ज़ है, मुस्तहिल का मतलब वो वर्थी, डिपेंडेंट, यानी गिजा के ही डिपेंड पे खिल्त बनता है, तो गिजा उसी की तरफ रुजू करती है, यानी अव्वलन मुस्तहिल है। शेखुर रईस की जो तारीफ है उसकी रोशनी में जो रतूबत है उसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा है रतूबत ऊला, दूसरा है रतूबत सानी। तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले रतूबत ऊला यानी प्राइमरी फ्लूइड्स। तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं जो गिजा के इस्तेहाला के बाद हासिल होती है और खून में शामिल हो जाती है। जब फूड का डाइजेशन होता है उसके बाद मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म यानी इस्तेहाला होने के बाद वो खून में शामिल हो जाता है, उसकी तमाम चीज़ें खून में शामिल हो जाती हैं और वो चीज़ें कहलाती हैं प्राइमरी फ्लूइड्स। अब इस चीज़ को इंग्लिश में समझते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड वेसल, यानी हमारी ब्लड वेसल्स में जो खून है कंटेनिंग ऑल फोर ह्यूमर, वो चारों खिल्त को रखता है, यानी उसमें चारों खिल्त पाई जाती हैं और जो कि असल में पाई जाती हैं, जो कि मिली जुली हुई शक्ल है। उसके लघवी माने, खिल्त के लघवी माने मिली जुली हुई शक्ल। तो चारों जो ह्यूमर्स हैं वो एक साथ पाए जाते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारी उरूक में, शराइन, वरीद में। जो सैंग्विन यानी दम, बिलियस यानी सफरा, फ्लैग्मेटिक यानी बलगम और मेलनकोलिक यानी सौदा, ये चार ह्यूमर्स हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं वो कहलाते हैं रतूबत ऊला। अब सेकंड नंबर पर हम लोग बात करेंगे रतूबत सानिया की, जो सेकेंडरी फ्लूइड्स है। तो ये वो रतूबत है जो उरूक दमविया से मुतरशा होकर आज़ा की खलाओं में शामिल हो जाती है। यानी जो ब्लड कैपलरीज हैं, कैपलरीज जो माइन्यूट कैपलरीज होती है, सबसे लास्ट पोर्शन जो होता है, जिससे जो रतूबत है वो मुतरशा होकर यानी टपक कर आज़ा की खलाओं में आ जाती है, उसमें शामिल हो जाती है। तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं रतूबत सानिया। आपको डिफरेंट पता होना चाहिए, प्राइमरी फ्लूइड्स जो ब्लड में होते हैं, सेकेंडरी फ्लूइड ब्लड से बाहर आ जाए जो, तो वो कहलाएगी सेकेंडरी फ्लूइड्स। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, इंग्लिश में मैंने लिखा है द फ्लूइड्स विच आर डिराइव फ्रॉम प्राइमरी फ्लूइड्स, यानी जो ब्लड वेसल्स में फ्लूइड था उसी से डिराइव हुआ है, बट फाउंड आउटसाइड द ब्लड वेसल्स, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियां हैं, उनके बाहर पाया जाता है। अब वो कहाँ पाया जाता है उसको मैं आपको समझाता हूँ। इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले यहाँ मैंने एक इमेज ऐड किया जिसे आप देख रहे हैं। ये देखिए, जो ये रेड कलर की ब्लड वेसल्स कही है, इसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो रतूबत है, हम उसे कहते हैं रतूबत ऊला यानी प्राइमरी फ्लूइड्स। अब जब ये डिराइव होकर इससे निकल कर बाहर आ जाती है, ब्लड वेसल से बाहर आ जाए, दोनों तरफ कहीं भी ये बाहर आ जाए, तो हम इसे नाम देते हैं रतूबत सानी या सेकेंडरी फ्लूइड्स। तो इस चीज को आप समझिए। देखिए, ये जो सेल्स है, इस सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है हम उसे कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स, जो इसके अंदर भरा होगा फ्लूइड्स। और जो दो सेल के बीच में ये फ्लूइड्स है, इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल, यानी दो सेल्स के बीच में। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स है वो सेल के अंदर पाया जाएगा, सेल के इनसाइड बातिन में, और सेल के बाहर या दो सेल्स के बीच में जो पाया जाएगा वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स होगा। अब ये मैं क्यों आपको पढ़ा रहा हूं उसको मैं अभी आगे आपको समझाता हूं। तो ये देखिए, सबसे पहला यहां लिखा है इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स, इसमें क्या क्या होते हैं। तो देखिए, ये है वाटर, इसमें पानी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, प्रोटीन होता है, और पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट्स, ये तमाम इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल्स पाए जाते हैं। अब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, जो सेल्स के बीच होता है, तो वो पाए जाते हैं वाटर, शुगर, साल्ट, फैटी एसिड, एमिनो एसिड्स या प्रोटीन, पहले कोएंजाइम और हार्मोन्स और WBCs, जो वाइट ब्लड सेल्स यानी हमारी बदन का इम्यून सिस्टम, डिफेंस, इम्यूनिटी, उनकी सेल्स पाई जाती हैं जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में यहाँ घूमती रहती हैं।
अब जब ये बात हो रही है तो मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट यही समझा देता हूँ। क्या होता है कि जब हमारे बदन में रतूबत की कमी होती है, फ्लूइड्स कम होता है, डिहाइड्रेशन का कोई पेशेंट है, तो वहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगता है। देखिए, जो ब्लड में पानी होता है, आप जानते हैं 92% तक, 92 to 94% तक पानी होता है, उसमें बाकी सारे अलग मैटर होते हैं, वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो जब डिहाइड्रेशन होता है तो वाटर का लॉस होता है, चाहे वो लूज मोशन से हो, स्टूल से हो, तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो जो ब्लड वेसल्स के अंदर यानी ब्लड के अंदर जो पानी रहता है वो निकल जाता है। अब जब निकल गया तो ब्लड का ओवरऑल वॉल्यूम कम हो जाता है। अब ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये पानी जो है जो सेल्स के बीच में है, वो ब्लड में आ जाता है, इसमें दाखिल हो जाते हैं, ताकि ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन कर सके। जितना 5 लीटर ब्लड होता है उसको पूरा मेंटेन कर सके, जितना भी वो कोशिश कर सकता है। ठीक है, यानी ब्लड बहुत गलीज ना हो जाए, पानी की कमी ना हो जाए उसमें, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से पानी आपके ब्लड वेसल्स में आने लगता है। और जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पानी कम होने लगता है तो जो सेल्स हैं वो अपना पानी सिक्रीट्स करने लगती है और बाहर मेंटेन करने लगती हैं। तो देखिए, सेल्स खुद अपना पानी बाहर दे रही हैं और फिर ये जो बाहर का एरिया इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये फिर पानी अपना ब्लड वेसल्स में डाल दे रहा है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है ताकि उस पेशेंट को डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। तभी तो हम आईवी फ्लूइड लगाते हैं। जब आईवी फ्लूइड लगाते हैं तो उसमें नॉर्मल सैलाइन सबसे पहले इसलिए लगाते हैं कि इस चीज को मेंटेन कर सके, हम ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन कर सके। नॉर्मल सैलाइन पहले ब्लड वेसल्स में ही रहता है, वो सेल्स में नहीं जाता, सेल्स में बाद में जाएगा, जब तक कि ब्लड वेसल्स में पूरी तरीके से वो उसकी चीजों को फिल ना कर सके जितना उसको पानी की जरूरत है। जब कोई डिहाइड्रेशन का मरीज होता है तो जब आप स्किन पिंच करेंगे ना, तो जब आप स्किन को खींचते हैं तो उसका रिकॉइल टाइम ज्यादा होता है, बहुत देर में स्किन जाती है, तो आप समझ जाते हैं कि पानी का बहुत ज्यादा लॉस हो गया। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मैंने आपको यहाँ समझा दिया। बहरहाल नॉलेज की बात थी तो मैंने आपको यहाँ बता दिया। वैसे आप अगले आने वाले प्रॉफ में आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक। और जब आईवी फ्लूइड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम कौन सा फ्लूइड कब यूज करते हैं, कैसे देना है। तो वो चीज़ आप हमेशा बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आईवी फ्लूइड्स का चैप्टर जब आप जहाँ पढ़ेंगे तो उसमें जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें समझने को आएगी कि किस बीमारी में कब क्यों कैसे आईवी फ्लूइड देना चाहिए। तो बहरहाल एक ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, नॉलेज के बेस पे मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। हम लोग बात करेंगे अखलात की पैदाइश कि कैसे अखलात बनता है हमारे बदन में। यूजी में बहुत ज़्यादा इसका क्वेश्चन आता है कि अखलात की पैदाइश के बारे में मुकम्मल तहरीर करें, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो उस चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और मैं आपको एक नॉर्मल ओवरव्यू बता दूंगा, उसके बाद मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ा जो इस्तेमाल की जाती है, हम अपनी लाइफ स्टाइल में बहुत सारी ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अभी ईद उल अज़हा गुजरा है तो आप डिफरेंट टाइप के फूड्स आप खाए होंगे इस बीते दिनों में, तो डिफरेंट किस्म की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें मुंह से ही हज़्म और तगय्युर होना शुरू हो जाता है, यानी बक्कल कैविटी से ही डाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। फिर मैदा व आमा में और तगय्युरात होते हैं और ग़िज़ा महलूल बन जाती है। कहना है कि सबसे पहले बक्कल कैविटी में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद जब ग़िज़ा स्टमक यानी पेट में जाती है, मैदा में जाती है, तो वहाँ उसका महलूल बनता है, सोल्यूशन बनता है, यानी उसकी मिक्सिंग प्रोसेस होती है। जैसा कि आप लोग फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे डाइजेशन के पूरे चैप्टर में। उस मौजू पर ज़्यादा बहस नहीं करना, बस इतना जानना है कि जो मैदा में मिक्सिंग होती है और जो उसके बाद इंटेस्टाइन में उन चीज़ों का डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन जो होता है, तो उससे वो पूरा सोल्यूशन बन जाता है, महलूल बन जाता है, जिसको कैलूस कहा जाता है। कैलूस यानी काइल, मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा उस चीज़ को। फिर वह जिगर और दूसरे आज़ा में पहुंचकर तगय्युर पाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के रतूबात पैदा होते हैं जो अखलात कहलाते हैं। ओवरऑल जो डाइजेशन स्टमक और इंटेस्टाइन में हुआ तो वो कैलूस यानी काइल जिगर में पहुंचता है। जो कैलूस बना वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, ब्लड के बाद वो पहुंचता है आपका जिगर में यानी लिवर में। तो लिवर उसे मेटाबोलाइज करता है, तमाम चीज़ों को अलहदा करता है, जो चीज़ यूज़ की है तो उन चीज़ों को बनाता है और पॉलिशिंग करता है एक तरीके से, तो और डिटॉक्सिफाई भी करता है, जो चीज़ें ज़रूरत नहीं होती उसे वापस निकाल देता है। तो उसमें बहुत सारे तगय्युर यानी चेंजेस होते हैं और उसके बाद कुछ रतूबत पैदा होती है और वही रतूबत कहलाती है अखलात। चलिए अब हम लोग इंग्लिश में कैमूस और कैलूस के बारे में पढ़ेंगे। तो काइम क्या है, काइम के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। इज अ मिक्सिंग और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड ऑफ स्टमक फ्लूइड्स। पेट के अंदर
पार्शियली मिक्सिंग फूड है। जो खाना खाते हैं तो स्टमक में 3 से 4 घंटे तक फूड रुकता है ताकि उसकी अच्छी से मिक्सिंग हो सके। HCl निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, तो उन चीज़ों को मिक्स करते हैं। तो जो चीज़ मिक्स होने के बाद बनी वो कहलाती है काइम या कैमूस। और उसके बाद सेकंड हम लोग पढ़ते हैं कैलूस, जिसे हम कहते हैं काइल। तो ये है मिल्की फ्लूइड दैट फॉर्म्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फैटी फूड्स। जब स्टमक से तमाम चीज़ें मिक्स होकर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में आता है, तो वहाँ उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है और फैटी एसिड्स का डाइजेशन होता है, तो वो पूरा मिल्की वाइट सोल्यूशन बन जाता है। तो उसी को हम कहते हैं कैलूस या काइल। तो आई होप कि आप काइम और काइल में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़नी है और लिवर के मेटाबॉलिज्म के बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़नी है तो आप अपनी फिजियोलॉजी की बुक खोल सकते हैं। उसमें तमाम चीज़ें एक एक लाइन बाय लाइन स्टेप दिया हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अखलात की पैदाइश को मॉडर्न व्यू में थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो इधर मैंने लिखा, देखिए गिज़ा सबसे पहले और उसके बाद कैमूस, यानी गिज़ा से कैमूस बनता है। कैमूस जो मैंने आपको बताया पार्शियली मिक्सिंग जो स्टमक में है। उसके बाद जब वो इंटेस्टाइन में आ जाता है कैलूस, वाइट मिल्की फ्लूइड्स जिसमें फैटी एसिड भी डाइजेस्ट है। उसके बाद वो एब्जॉर्ब होकर जिगर में पहुंचते हैं और जिगर में उनका मेटाबॉलिज्म होता है और वहां पर अखलात की पैदाइश होती है, तब जाके खिल्त बनते हैं। तो जितना अच्छा खाना खाएंगे उतना अच्छा डाइजेशन होगा आपका, उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा और उतने अच्छे अखलात बनेंगे और उतनी अच्छी आपकी सेहत रहेगी। तो सारी चीज़ें स्टेप बाई स्टेप हैं। तो ओवरऑल आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि अखलात की पैदाइश कैसे होती है हमारे बदन में। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। सबसे पहले माउथ यानी ब्रेक्स अप फूड पार्टिकल असिस्ट इन प्रोड्यूसिंग स्पोकिंग लैंग्वेज। तो जो माउथ है वो फूड पार्टिकल खाना चबाने के लिए और बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए ये फर्स्ट नंबर पे आपका कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा ओवरव्यू देख रहे हैं हम लोग मॉडर्न के लिहाज से। अब सेकंड नंबर पे सलाइवरी ग्लैंड, जब फूड आ चुका है मुंह में तो सलाइवा सिक्रीट होता है ताकि लवाब जो आसानी से उसको चबा सके, तो उसमें कोई तकलीफ ना आए। और उसमें अमाइलेज होते हैं जो डाइजेस्ट करता है पॉलीसैकेराइड्स को। उसके बाद फेरिंग्स जो कि सॉलो में यानी निगलने में मदद करता है। और उसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ ट्रांसपोर्ट होता है। वो एक फूड पाइप है, बस खाना जब मुंह से अंदर आप निगलेंगे तो बस उस पाइप के रास्ते वो स्टमक में जाकर पहुंचेगा। तो इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। तो क्वेश्चन भी आता है इसका कि कहाँ डाइजेशन नहीं होता, तो वो ऑप्शन होता है ईसोफेगस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ईसोफेगस के बाद स्टमक। तो स्टमक में क्या लिखा है, स्टोर फूड्स, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन और HCl और एंजाइम्स निकलते हैं जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड्स कहते हैं। और म्यूकस जो प्रोटेक्ट करती है इनर लेयर को, तो म्यूकस सिक्रीट करती है ताकि HCl से अंदर की लाइनिंग जो पेट की है वो जले ना। तो ये ओवरऑल तमाम चीज़ें फिजियोलॉजी की है, आप वहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं। बस मैं एक आपको खाका समझा रहा हूँ कि कैसे अखलाक पैदा होते हैं जो कि मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब देखिए, अब इसके बाद जब फूड यहाँ से इंटर करेगा इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में, जो ये सी शेप ड्यूडेनम है उसमें लिवर से जो गाल ब्लैडर में बाइल स्टोर है वो चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं और उसमें फूड में जो फैटी एसिड है उनका डाइजेशन होता है। और उसके बाद जो यहाँ लिखा है गाल ब्लैडर स्टोर कंसंट्रेटेड बाइल्स, ब्रेक डाउन एंड बिल्ड मेनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, स्टोर वाइटामिन, लिवर में वाइटामिन भी स्टोर होते हैं और बाइल एसिड डाइजेशन के लिए जो बनाता है वो लिवर ही बनाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पैंक्रियाज, पैंक्रिया ढेर सारे अपने अमाइलेज और लाइपेज एंजाइम सारे निकालता है जो फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, यानी फूड में ग़िज़ा में तगय्युर पैदा करते हैं। उसके बाद बकिया जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है और यहीं पे एब्जॉर्प्शन होता है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो खाने में अच्छी चीज़ें हैं जो आपके बदन को चाहिए वो एब्जॉर्ब होती हैं। मोस्ट वाटर, पानी वगैरह भी एब्जॉर्ब होता है, प्रोटीन्स वगैरह भी इसी से एब्जॉर्ब होते हैं। फिर उसके बाद फूड आगे बढ़ता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद यहाँ पे जो बचा खुचा पानी है वो एब्जॉर्ब होता है और जो चीज़ें बच जाती हैं, जो वेस्ट है बॉडी को ज़रूरत नहीं, तो वो बन जाती हैं फीसेस यानी स्टूल, तो वो रेक्टम के थ्रू पास आउट हो जाती हैं। तो ओवरऑल माउथ टू एनस तक ये चीज़ें डाइजेशन की जो प्रोसेस है इसी से अखलाक पैदा होता है। तो ये मॉडर्न व्यू था, एक छोटा सा मुख्तसर सा बयान मैंने किया है। और अगर आप इसे कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी फिजियोलॉजी की बुक रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। It is broken down firstly by chewing and mashing in the mouth. You fashion a little ball from this food called a bolus with the help of the tongue. A little bridge called the epiglottis closes over
to protect your airways so that the food doesn't go down into your lungs every time you eat. During swallowing, the food bolus is pushed back down to the entrance of the food pipe known as the esophagus. Starting in the esophagus, an amazing action called peristalsis takes place, and we can see that here. Think of peristalsis like the movement of a worm crawling on the ground. Peristalsis is powered by muscles inside the gut itself and is the force that enables the food to travel from the esophagus to the stomach and all the way down to the anus. The stomach is a J-shaped moving container full of acid. The folds of the stomach that we can see here are called rugae. As the food bolus arrives in the stomach, it causes the stomach to stretch, and a lot of enzymes and acid are produced. These help to break down or digest food. Once eating starts, the lower part of the stomach is constantly churning like a blender, and most of your food is broken down into tiny particles no more than 3 millimeters. The small size of the particles allows it to easily pass into the small bowel. Now this pulpy, acidic mash enters the very long, windy tube known as the small bowel. The mash is digested with the assistance of a flat, pear-shaped gland known as a pancreas and bile. The pancreas produces a number of enzymes that are really good at breaking down proteins into small amino acids. Bile is a yellow-green, sticky fluid produced by the liver, and it acts like a detergent to break down big clumps of fat into little fat particles. The small bowel also contains enzymes that help digest carbohydrates into simple sugars like glucose. We're traveling through the small bowel now, and yes, as you can see, it is very long indeed. In average adult, it measures around 6 meters in length. Right now, it feels almost like we're in a roller coaster. Amino acids, little fat particles, and simple sugars can travel through the cells lining the small bowel and into the bloodstream. This process is called absorption. It means that nutrients can get to different parts of the body where they are needed. The small bowel absorbs almost all food nutrients and minerals such as iron. Any food that is not digested by the small bowel, such as fiber, enters the large bowel or colon. In the colon, a lot of water is taken away from the food, making it more firm. A lot of bacteria is present in the colon, and after processing food, they can produce gas and short-chain fatty acids. Short-chain fatty acids are valuable nutrients for the cells lining the colon. The indigestible, dried food product now becomes waste. It gets stored in the last part of the colon, known as the rectum, and now is ready to leave the body as poo during a bowel motion. अब हम लोग बात करेंगे अखलात अरबा की दलील। बुकरात ने जो अखलात अरबा पेश किया उसकी दलील क्या है कि हाँ ये 4 ही होते हैं, कैसे मान ले हम कि ये 4 हैं, तो कुछ तो उसकी दलील होगी, तो उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। जब वरीद से खून अखराज किया जाता है और इस खून को इकट्ठा किया जाता है तो खून 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। यानी जब वीन से आप ब्लड को निकालते हैं, चाहे वो फसद लगाकर निकालें या किसी भी जरिया निकालते हैं, तो वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है खून। तो खून का एक हिस्सा जर्द रतूबत के मानिंद ऊपर तैरता होता नजर आता है। तो खून में एक ऐसा पोर्शन दिखता है जो येलोइश कलर का जर्दी रंग का माइल होता है। तो तिब्ब जदीद में इसको प्लाज्मा कहते हैं। यानी आज के दौर में जब ब्लड को ट्यूब में लिया जाता है तो उसको जो ऊपर वो चीज आती है वो प्लाज्मा कहलाती है। देखिए अभी हम लोग आगे बात करेंगे जदीद जो नजरिया है अखलात अरबा का, उसके बारे में तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना यहाँ जानिए कि जो जर्दी कलर की जो रंग है, जो रतूबत है, वो प्लाज्मा कहला गया आज के जमाने में। अतिब्बा कदीम इसको सफरा के नाम से मौसूम करते थे। जो पुराने कदीम अतिब्बा थे उन्होंने कहा ये बाइल सफरा है अब, और आज के जदीद तौर में इसे प्लाज्मा नाम दे दिया गया। खून का दूसरा अज्जा सुर्ख लोथड़े की शक्ल में मुंजमिद हो जाता है, इसको खिल्त दम के नाम से मौसूम किया गया है। तो ये 2 हिस्से बन गए उसके। सबसे पहला कि वरीद से खून निकाला गया वीन से, उसके बाद देखा गया कि उसमें 2 हिस्से हो गए, खून जम गया। सबसे पहला हिस्सा कि जर्दी रतूबत है तो उसको सफरा नाम दिया, जदीद लोगों ने उसे प्लाज्मा कह दिया। और फिर उसके बाद जो लोथड़ा जमा तो उसे कदीम अतिब्बाओं ने दम कहा।
ठीक है। जब उस खून में गर्म पानी मिलाया जाए तो एक सफेद जज्ब रतूबत बैजा के मानिंद मुंजमद शक्ल में तैरता हुआ नजर आता है, जिसको अतिब्बाए कदीम खिल्त बलगम में शामिल करते हैं। तो जब उस ब्लड को किसी ट्यूब में लेकर उसमें गर्म पानी डाल दिया गया तो देखा गया कि उसमें ऊपर वाइट कलर की रतूबत आ गई है, जिसे अतिब्बा ने, तबीब ने कहा कि यह बलगम है। जो खून का एक जुज गलीज शाही के मानिंद नीचे बैठ जाता है उसको खिल्त सौदा में शुमार किया जाता है, और जो काला कलर का उस ट्यूब में नीचे बैठ गया उसे हम कहते हैं सौदा। तिब जदीद में भी जो रतूबत उरूक दमविया में पाई जाती है 4 रंगों पर मुश्तमिल है। शेख ने इसको रतूबत ऊला कहा है। देखिए, रतूबत ऊला यानी प्राइमरी फ्लूइड्स जो ब्लड में फ्लो करती रहती है। आप रतूबत ऊला कहें, रतूबत अव्वल कहें, अव्वल यानी फर्स्ट, प्राइमरी पहला, या रतूबत अव्वली कहें, ये तमाम लफ्ज प्राइमरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो प्राइमरी फ्लूइड्स है वो ब्लड कैपिलरीज में फ्लो करता रहता है। तो तिब्बे जदीद यानी मॉडर्न साइंस भी इस चीज़ को मानती है। तो जो बातें हम लोगों ने पढ़ा उसको इस इमेज से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ट्यूब में ब्लड आपने भर लिया, वीन से आपने ब्लड लिया और लेने के बाद देखा कि जो चीज़ें जम गई है, ये नीचे जो चीज़ें जम गई है वो आपकी मुंजमद चीज़ें जो है वो कहलाई दम। ये खून का है यानी लोथड़ा जो है ये जम गया है। और उसके बाद जो ऊपर का ये पोर्शन इतना है ये जर्दी माइल, इसे सफरा नाम दे दिया गया, जिसे प्लाज्मा कह दिया गया। ठीक है। और उसके बाद इसमें जब गर्म पानी ऐड किया गया दूसरे में तो देखा गया कि इसमें सफ़ेद रतूबत आ गई ऊपर, तो इस रतूबत को बलगम नाम दे दिया गया। बॉडी की जितनी सफ़ेद रतूबत है वो बलगम कहलाएगी। आज से याद रख लीजिए, बॉडी में जितनी जद रतूबत है सब सफरा कहलाएगी, बॉडी में जितनी सुर्ख रतूबत है सब दम कहलाएगी या खून कहलाएगी, और जितनी ब्लैक चीज़ें हैं वो सौदा कहलाएंगी। उनको हम लोग जब एक एक करके दम, बलगम, सफरा, सौदा को पढ़ेंगे तो वहाँ चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझिए कि सबसे पहला कि गर्म पानी डाल दिया तो ये जो व्हाइट कलर की रतूबत ऊपर आ गई, तो तबीब ने कहा कि ये जुज, ये सफ़ेद चीज़ जो है वो बलगम है, और जो ब्लैक नीचे बैठ गया वो सौदा है। आई होप कि आपको इस इमेज से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जदीद नज़रिया देखते हैं कि क्या है। तो इस जदीद नज़रिया को पढ़ते हैं तो देखिए इस इमेज में आप देख सकते हैं ये एक मशीन है जिसमें ब्लड की जो ट्यूब्स है इसमें लगा दिए जाते हैं और इसको स्टार्ट कर दिया जाता है और वो चक्कर खाता है यानी सेंट्रीफ्यूज करता है। तो ये मशीन ब्लड को कई हज़ार राउंड तक घुमा देती है। घुमाने के बाद आपको ये रिजल्ट मिलेगा, जैसा ये ट्यूब आपको इसमें दिख रहा है, तो इस ट्यूब में आपको ये चीज़ मिलेगी। तो जब जो पहला वाला ये आप पोर्शन देख रहे हैं, ये इतना पोर्शन, ये प्लाज्मा है यानी सफरा है, इसको हमने सफरा नाम दे दिया गया। अब जो ये छोटा सा पोर्शन व्हाइट कलर का है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है और प्लेटलेट्स है, तो ये नाम दे दिया गया बलगम, सफ़ेद रतूबत बलगम। अब जो यहाँ हल्का सा ब्लैक कलर का है जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है ब्लड की वहीं पर, तो ये चीज़ कहलाई सौदा। और उसके बाद जो नीचे का ये पूरा एरिया, ये ब्लड है, ये लोथड़ा, इसे कहा गया दम। तो इस एक ट्यूब में पूरी चीज़ें शामिल हो गई। तो इस चारों चीज़ को जदीद साइंसदानों ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। जो पुराने अतिब्बाओं ने क्लेम किया है चीज़ों को वो सही बताया है, बस हम रिसर्च करते गए, चीज़ों को आगे जानते गए, तो हमने नाम दे दिया गया प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स दे दिया और प्लेटलेट्स नाम दे दिया, रेड ब्लड सेल्स नाम दे दिया। ये वक्त के साथ चीज़ें बदलती गई, लेकिन ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है यूनानी ने ही सबको दिया है। जो एलोपैथिक चीज़ें आज लोग कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें यूनानी ने पहले ही बताकर उन लोगों को दे दिया है। ठीक है। तो ओवरऑल यूनानी जो है वो मदर है सबकी, एक्सेप्ट आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इंडियन है लेकिन जो एलोपैथिक है वो यूनानी से ही निकली हुई है। तो ये पूरी बात हो गई जदीद नज़रिया की कि हाँ अखलात अरबा होते हैं, ये दलील परफेक्ट है और आज के दौर में भी लोग इस चीज़ को मानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के पीजी क्वेश्चन की। जो आज हम लोगों ने पढ़ा उन तमाम में से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और जो आ चुके हैं वो हैं। तो इसमें देखिए अखलात आर फाउंड इन, ये 4 ऑप्शन है, उरूग, जिगर, तजावीफ आज़ा और नन ऑफ द एबव। कहाँ पे अखलात पाए जाते हैं तो ये आपको सॉल्व करना है, ये आप खुद सॉल्व कर मुझे आंसर सेंड करेंगे। ठीक है, बाद में मैं इसका सही जवाब आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी। और देखिए
पेपर में क्या होता है कि कभी कभी इंग्लिश में चीज़ें लिखी रहती है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ अखलाक वाज फर्स्ट प्रेजेंट बाई, अब वहीं पे हिंदी में भी वो चीज़ें लिखी होती हैं। हिंदी यानी जैसे व्हाट्सएप लैंग्वेज में आप टाइप करते हैं ना क्या हो रहा है तो KYA, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन लिखे होते हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ता है आपको, तो उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन है, इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और यूजी में तो पॉइंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं कि अखलात अरबा की दलील पेश कीजिए, उसके बाद शेखुर रईस का क्या नज़रिया है अखलात के लिहाज से, फिर बुकरात का क्या नज़रिया है, फिर अबू सहल मसीह का क्या नज़रिया है, फिर अखलात के लुग़वी माने और इस्तिलाही माने से आप क्या समझते हैं। तो ये डिफरेंट यूजी के क्वेश्चन है। एक PDF में आपको यूजी के कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और पीजी के मुख्तलिफ पॉइंट्स भी आपको मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये तमाम बातें समझ में आई होंगी और आप लोगों को ओवरऑल यूनानी और मॉडर्न कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर लर्निंग यानी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। उमूर तबैया में हम लोग अखलाक का यूनिट पढ़ रहे हैं। पिछला हम लोगों ने अखलाक के बारे में पढ़ा और डिफरेंट तबीब के नज़रिए के बारे में पढ़ा। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू जानेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खिल्त दम, यानी अखलाक की पहली खिल्त जो कि दम है या खून भी कह लें, तो उसकी तारीफ़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खिल्त दम के अक़साम के कितने टाइप्स होते हैं, जो कि खून तबई या खून गैर तबई कहते हैं जिसे। तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे खून के फ़वाइद की, कि फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है ब्लड का, या उसके अफ़आल, उसका फंक्शन क्या है हमारे बदन में। उसके बाद चौथे नंबर पे हम लोग बात करेंगे खून का रंग, कि कलर क्या होता है उसका। उसके बाद खून का बू यानी उसकी स्मेल क्या है। उसके बाद खून का कवाम, उसकी विस्कोसिटी कैसी है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ दमवी अमराज के बारे में, कि कौन से बीमारियां जो ज़्यादातर दम के गलबे से होती हैं। और उसके बाद कुछ 2-4 पीजी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, स्पेशली वो आपको सॉल्व करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम अखलाक पढ़ रहे हैं, ये चारों जो हमारे सिलेबस में है, जिन्हें हमें पढ़ना है, जिन पर यूनानी का पूरा दारोमदार है, तो दम बलगम सफरा सौदा, ये चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, ज़िंदगी भर काम आएगी। तो इन चीज़ों के ओवरऑल कॉन्सेप्ट को हमें समझना है कि ये मेन इनकी नींव क्या है, इनका बेसिक्स क्या है। तो अगर आपको बेसिक्स पता होगी कि ये चीज़ें ऐसी हैं, तभी आपको ये आगे काम आने वाली हैं। अब बुकरात ने जितनी भी चीज़ें अपनी एक्सप्लेन की है, ज़्यादातर वो अखलाक के बिना पर हैं। तो ये 4 चीज़ें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाले। अगर आप एक यूनानी फिजिशियन है तो आपको इन्हीं चीज़ों में महारत हासिल करनी होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो अखलाक अरबा में सबसे पहली जो अफजल चीज़ है वो दम है, वो खून है। अखलाक अरबा यानी 4 पिलर आप याद कर लीजिए, दम बलगम सफरा सौदा। ये 4 चीज़ें जब मिलती हैं तभी एक मकान खड़ा होता है, जिसका नाम हम रखते हैं अखलाक अरबा, यानी चारों मिलकर बना रहे हैं जो, तो वो है अखलाक। ठीक है, तो ये आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। तो यहाँ देखते हैं खिल्त दम हेडिंग है और यहाँ मैंने लिखा है अखलाक अरबा में सबसे अफजल खिल्त दम है, यानी सबसे बेहतर जो खिल्त है इन चारों में से वो है दम, या आप इसे खून भी कह सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अबू सहल मसीह का क्या कौल है खून के बारे में। तो अबू सहल मसीह कहते हैं कि खून तबई की तारीफ इस तरह बयान करते हैं कि तबई खून वो खून है जिसमें अखलाक अरबा मुनासिब मकदार में हों, यानी जो तबई खून है उसमें अखलाक अरबा यानी जो 4 चीज़ें हैं खून के साथ, जो 3 चीज़ें और बकिया हैं वो मुनासिब मकदार में हो, उनकी क्वांटिटी सेम हो। अगर वो ज़्यादा या कम हो जाएंगे वो बकिया की तीनों चीज़ें, तो उससे मर्ज लाहक होगा, बीमारी लाहक होगी और सेहत कायम नहीं रहेगा। इसमें जो बकिया की 3 चीज़ें हैं और ओवरऑल जो खिल्त की बात हो रही है, चारों खिल्त एक बराबर मकदार में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तबई खून वो है जिसमें अखलाक अरबा मुनासिब मकदार में शामिल हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तबई खून वो है जिसमें चारों अखलाक बिलहाज कमियत और कैफियत मुनासिब मकदार में मौजूद हों। कमियत यानी मकदार और कैफियत यानी क्वालिटीज़, उनकी मकदार भी अच्छी हो, यानी जो नॉर्मल होती है। अगर अखलाक अरबा में किसी की भी कमियत बढ़ जाए, मकदार बढ़ जाए, क्वांटिटी बढ़ जाए,
तो वो चीज़ नॉर्मल नहीं रहेगी, तब तो पैथोलॉजी आ गई ना। मैंने आपको सिखाया ये एक नॉर्मल लाइन है, इसके ऊपर कोई चीज़ बढ़ जाए तो समझ ली पैथोलॉजी में आ गई, मर्ज का सबब बनेगी, और कोई चीज़ कम हो जाए तो भी मर्ज का सबब बनेगी। तो यानी उसको मुतदिल रहना है, एक नॉर्मल लेवल पे रहना है, तो वो नॉर्मल चीज़ ही तबई कहलाती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि कमियत और कैफियत के लिहाज से उनकी क्वालिटी यानी उनका काम जैसा है, वो जैसे रहते हैं, जैसे बदन में अफ़आल करते हैं, उनमें भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, ना तो उनके मिकदार में ना तो उनकी क्वालिटीज़ में, इन दोनों में चेंज नहीं होना चाहिए और मुनासिब मिकदार में मौजूद हों। जब तक यह तनासुब कायम रहता है, जब तक ये नॉर्मलिटी कायम रहेगी, सेहत कायम रहती है। मैंने आपको बताया कि जब एतदाल पर चीज़ें रहेंगी, इस लाइन पर यानी नॉर्मल चीज़ें हैं सब, जो असल में बॉडी में नॉर्मल चीज़ें रहती हैं उसी लेवल पर हैं, और उससे ना तो ज़्यादा हो रही ना तो कम। तो और जब यह तनासुब में खलल पैदा हो जाता है और जब ये चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो मर्ज लाहक हो जाता है। तो यानी एबनॉर्मलिटीज़ आ गई हैं, चाहे उनकी क्वालिटी में हो चाहे क्वांटिटी में हो। तो आई होप कि आप लोग ये पॉइंट समझ रहे होंगे कि तबई खून वो है जिसमें चारों खिल्त अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से बराबर मिकदार में शामिल हो और उनमें कोई कमी और बेशी ना हो, तो वो है आपका तबई खून। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। खून का मिजाज जो होता है वो गर्म तर होता है, जिसे हम कहते हैं हार रतब। चाहे आप हार रतब कहें या गर्म तर, दोनों एक ही बात है। खून के गर्म और तर होने के माने ये हैं कि खून के अंदर ऐसे अज्जा शामिल हैं या पाए जाते हैं जो हरारत को पैदा करने में हिस्सा लेते हैं। जब हम लोग खून का फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग समझेंगे कि कैसे ब्लड बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और ये चीज़ आप ठंड में महसूस भी किए होंगे कि खून आपकी बॉडी को गर्म रखता है, यानी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है कि बॉडी कूल डाउन ना हो। तो खून के अंदर ऐसे अज्जा शामिल हैं या पाए जाते हैं जो हरारत पैदा करने वाले होते हैं या उनमें हिस्सा लेते हैं। मैंने आपको हरारत गरीजिया भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तमाम अखलात में सबसे अच्छी खिल्त खून है, सबसे अफजल खिल्त खून है, क्योंकि खून ही बदन के तगजिया में काम आता है। तगजिया यानी न्यूट्रिशन में मैंने आपको पढ़ाया है कि कैसे फूड का डाइजेशन होता है, कैसे लिवर में वो इस्तेहाला होता है, ब्रेकडाउन होता है, मेटाबॉलिज्म होती है, तो उनके नतीजे में तमाम चीज़ें बनती हैं। तो वही चीज़ कही जा रही है, जब वो चीज़ें बनकर खून में आ जाती है तो खून ही सभी चीज़ों को सप्लाई करता है। तो जिसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, वो सभी चीज़ें जो आज़ा तक या उनकी सेल्स तक पहुंचती हैं तो वो खून पर ही तो डिपेंड है। तो वही चीज़ कही जा रही है कि खून ही बदन के तगजिया में काम आता है, और जो कुछ बदन में कमी होती है उसका बदल खून ही बनता है। तो बॉडी में अगर किसी चीज़ की कमी हो जाए, जैसा कि अगर किसी सेल्स में किसी चीज़ की कमी हो जाए तो वो खून से ले लेती हैं, खून वो चीज़ों को पूरा कर देता है यानी बदल दे देता है। अगर सपोज कि कोई इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाए, कोई मिनरल्स कम हो जाए, तो ब्लड में वो चीज़ें रहती हैं तो वो उस सेल्स को दे देते हैं ताकि वो सेल अपना फंक्शन कर सके। ठीक, तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, जो ढेर सारी चीज़ें मिलकर उन तमाम चीज़ों को चला रही हैं, वो अपना फंक्शन कर रही हैं, तो वो नॉर्मल फंक्शन करने लगती हैं। अगर खून में ही वो मिनरल्स और विटामिन या चीज़ें ना हो तो क्या उस सेल्स को वो चीज़ें मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी। तो यानी वहाँ पर किसी न किसी चीज़ की कमी आ गई है तो वहाँ मर्ज लाहक हो सकता है। आपको ये पॉइंट सीख देता है कि जो खून है वो न्यूट्रिशन यानी तगजिया पहुँचाता है, और जो भी कुछ बदन में कमी होती है तो उसका बदल भी पूरा करता है, वो उन चीज़ों को प्रोवाइड करता है। अब इस ब्रैकेट में मैंने 3 टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं, उनको समझिए। खिल्त दम यानी खिल्त खून कह लें आप, उसी का दूसरा नाम है खिल्त अहमर, और उसका दूसरा नाम है रतूबत दमविया। ये मैंने यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक पीजी पॉइंट्स है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि खिल्त दम का दूसरा नाम बताइए, और अगर उसमें ऑप्शन हो खिल्त अहमर तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और बकिया के 3 ऑप्शन ऐसे नहीं रहेंगे। अगर रतूबत दमविया लिखी है तो खिल्त अहमर नहीं होगा उसमें, तो आपको ये तीनों नाम भी पता होने चाहिए। तो पहला खिल्त खून या खिल्त दम या खिल्त अहमर या रतूबत दमविया। तो हमेशा आप इन चीज़ों का सब्स्टिट्यूट नेम या दूसरा नाम भी ज़रूर पढ़ें और हमेशा याद रखें। तो यही छोटे छोटे पॉइंट जो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं पीजी में, लेकिन बहुत ही सॉलिड होते हैं। आपको अगर याद है तभी आप टिक मार पाएंगे। तो इन
छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको याद करना होगा। और इस चीज़ को याद करने के लिए आप एक कॉपी पे चार्ट बना लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए खिलदम और उसमें उनके डिफरेंट नाम, फिर जब मैं आगे पढ़ाऊंगा खिल्त बलगम में तो उनके डिफरेंट नाम, फिर आगे जो डिफरेंट नाम आते रहेंगे मैं उनको पढ़ाता रहूंगा। तो उस पेज पे, उस नोट्स पे आप लिख सकते हैं। देखिए, इस PDF को लैपटॉप में सजा कर न रखें, हमेशा इसे पढ़ते रहे, याद करते रहे। अगर आपको नोट्स बनाना है तो बना भी सकते हैं, तो नोट्स बनाने में ही आपकी आधी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात है, और आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको आगे भी बहुत ज़्यादा ये काम देने वाले हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे दम के अक़साम या खून के अक़साम। तो क्या होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला कि इसकी 2 किस्में होती हैं, यानी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, खून तबई, और दूसरा खून गैर तबई। खून तबई को हम इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल सैंग्विन, और खून गैर तबई को हम कहते हैं एबनॉर्मल सैंग्विन। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे खून तबई। तो इसमें देखिए, ये वो खून है जिसमें रूह महलूल होती है। महलूल यानी हल होती है। हल कैसे होती है, देखिए, रूह हम बेसिकली कहते हैं ऑक्सीजन को, न्यूमा को, एयर को। तो जब हम सांस लेते हैं और लंग्स और एल्वुलाई में जाती है जब ये चीज़ें, कौन सी चीज़ें, ऑक्सीजन और बकिया की जो गैसें आप अंदर ले रहे हैं, वो चीज़ें गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती हैं, तो एल्वुलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाता है। तो वही बात इस लाइन में कही जा रही है कि खून में रूह महलूल होती है, यानी ऑक्सीजन और बकिया की जो गैसेस हैं वो मिली हुई होती हैं, यानी हल होती हैं। और इसका रंग सुर्ख होता है, यानी लाल होता है। ठीक है, जो बू से खाली होता है, जिसमें कोई बू नहीं होती। बू से क्या ताल्लुक है, बू से ताल्लुक ये है कि उसमें कोई स्मेल नहीं होती। स्मेल किस टाइप की, यानी उसमें कोई पिट्रीफैक्शन नहीं हुआ है, यानी कोई खमीरियत नहीं पैदा हुई है, कोई ताफुन नहीं हुआ है, कोई सड़ान नहीं हुई है। और मॉडर्न के लिहाज से बात करें तो उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, बैक्टीरिया, सेप्टिसीमिया, ये चीज़ें उसमें नहीं हुई हैं। वो बू से खाली है, यानी कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई खराबी नहीं है उस चीज़ में। तो ये लाइन आपको ये सीख देती है कि बू से खाली होता है, इसका मतलब उसमें कोई इन्फेक्शन, कोई चीज़ें, कोई बैड स्मेल, उफूनत नहीं है। मुअतदिल कवाम होता है, यानी खून की विस्कोसिटी बहुत ही मुअतदिल होती है, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। देखिए, कुछ बीमारी है जिसमें खून थोड़ा सा गलीज हो जाता है, तो वो आप पैथोलॉजी सेकेंड प्रॉफ में पढ़ेंगे कि किन किन बीमारियों में गलीज होता है, और वो उमूर का मौजू नहीं है। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो पैथोलॉजी की बुक्स हर्ष मोहन या रॉबिन से पढ़ सकते हैं। ना तो ज़्यादा गाढ़ा ना तो ज़्यादा पतला होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। मज़ा शीरी होता है, शीरी यानी मीठा होता है। एक्चुअल में खून तो टेस्ट करके हम नहीं बताते कि मीठा है, हम लोग ये कहते हैं कि उसमें ग्लूकोज है तो ग्लूकोज मीठा होता है, इसकी वजह से खून भी मीठा होता है। और इस लाइन से वाइवा में एक क्वेश्चन बनता है, तो एग्जामिनर पूछते हैं कि खून का मज़ा किसके बिना पर शीरी बता दिया गया है, एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको कहना है कि ग्लूकोज या शक्कर के बिना पर जो उसमें पाया जाता है, अपनी नॉर्मल जो उनका लेवल होता है 110 और 120 के आसपास का जो लेवल है वो नॉर्मल, उसके बिना पर हम उसको कहते हैं कि शीरी है। ये बातें मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि खून के साथ और भी जो डिफरेंट खिल्त हैं वो भी मुनासिब मिकदार में शामिल होते हैं। अब ये एक नया पॉइंट है जिसको आपको पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, जिसमें खून तबई या दम तबई को दम महमूदी भी कहते हैं। तो यहाँ आपने 3 नाम जाना, सबसे पहले खून तबई या दम तबई या खून महमूद या महमूदी, दोनों लफ्ज यूज होता है। तो ये 4 लफ्ज आपको खून तबई के लिए पता होने चाहिए। कौन कौन से, खून तबई, दम तबई और खून महमूदी कह ले या दम महमूदी कह ले या दम महमूद कह ले, ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब इस चीज़ को इंग्लिश में हम लोग पढ़ लेते हैं। खून तबई जिसे हम कहते हैं नॉर्मल सैंग्विन, द नॉर्मल सैंग्विन ह्यूमर विथ क्वालिटीज सच एज रेड कलर, यानी उसमें सुर्खी होती है, लाल कलर का होता है, स्वीट टेस्ट यानी ग्लूकोज की वजह से मीठा होता है, और मॉडरेट विस्कोसिटी यानी मुअतदिल कवाम होता है, न गाढ़ा और न पतला, ऑर्डरलेस, उसमें कोई बू नहीं होती, यानी कोई इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती। तो आपको 4 लफ्ज याद रखने हैं, रेड कलर यानी सुर्ख कलर, स्वीट टेस्ट ग्लूकोज की वजह से मीठा, मॉडरेट विस्कोसिटी यानी मुअतदिल कवाम, न गाढ़ा न पतला, और ऑर्डरलेस बिना किसी इन्फेक्शन या उफूनत या किसी प्यूट्रीफेक्शन, खमीरियत, इन सब चीज़ों से अलग है, अलहदा है, तो वो है ऑर्डरलेस, यानी कोई बू उसमें स्मेल नहीं है। अब आगे हम लोग बात करेंगे खून के सेकेंड किस्म की, जिसे हम कहते हैं खून गैर तबई या एबनॉर्मल सैंग्विन। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये वो खून है जिसकी खुसूसियात
खून तबई से मुख्तलिफ होते हैं। जो हमने नॉर्मल सैंग्विन पढ़ा, खून तबई पढ़ा, बस उसके बरखिलाफ एकदम उल्टा कर दीजिए, वो कहलाया जाएगा आपका खून गैर तबई। और खून गैर तबई को हम दम गैर महमूद या दम गैर महमूदी या दम फासिद भी कहते हैं। फासिद क्यों कहते हैं? उसमें फसाद आ गया है, यानी उफूनत आ गई है, कोई खिल्त जो बकिया की तीन है वो बढ़ गई हो या कम हो गई हो, उसका गलबा ज़्यादा हो गया हो, तो उसकी वजह से फसाद आ गए, यानी मर्ज लाहक करने वाला ये खून गैर तबई है। तो अगर आपसे कोई वाइबा में पूछे कि खून गैर तबई क्या होता है, तो आप ये जवाब देंगे कि खून तबई से एकदम बरखिलाफ होता है, मुख्तलिफ होता है। तो जो खून तबई के फंक्शन है उनको जस्ट उलट के आप एग्जाम में बता दीजिए या लिख दीजिए कि कवाम गलीज या पतला हो जाएगा और उसके बाद उसमें बू आ जाएगी। तो ये चीज़ें आप अपने से बनाकर उसमें लिख सकते हैं। तो अब इंग्लिश में इस चीज को पढ़ लेते हैं। द एबनॉर्मल सैंग्विन विच इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सैंग्विन, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया है। नॉर्मल सैंग्विन दम तबई या खून तबई इन कलर यानी रंग में डिफरेंट हो जाए, टेस्ट में यानी मजा में, और विस्कोसिटी और उसके कवाम में, एंड ऑर्डर यानी उसकी बू में। तो ये चारों चीजें चेंज हो जाए तो हम उसे कह देंगे एबनॉर्मल सैंग्विन या खून गैर तबई। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले खून यानी दम क्या है, उसके बाद दो किस्में, खून तबई और गैर तबई, और उनकी तारीफ हम लोगों ने जाना कि क्या होता है, और उसमें 4 पॉइंट जाने कि कलर, टेस्ट, विस्कोसिटी और ऑर्डर के बिना पर दोनों डिफरेंट होते हैं। और उनके पीजी पॉइंट्स के लिहाज से हम लोगों ने कुछ उनके डिफरेंट नाम जान लिए कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे खून के अफ़ाल की, फंक्शन या फायदे की, कि हमारे बदन में ये दम है, खून है, तो वो करता क्या है, उसके अफ़ाल क्या हैं, उसके फ़वाइद क्या हैं, क्या बेनिफिट्स है, तो उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बदन को तग़ज़िया करता है, यानी न्यूट्रिशन पहुंचाता है। ज़ाहिर व बातिन बदन को गर्म रखता है, जिसकी वजह से आज़ा बरूदत से महफूज रहते हैं। ज़ाहिर यानी बाहरी, एक्सटर्नली, और बातिन यानी इनसाइड, इंटरनली। तो जो अंदर के आज़ा हैं और जो बाहर की चीज़ें हैं, पूरा एनवायरनमेंट, स्किन से लेकर चीज़ों को, तो खून उन चीज़ों को गर्म रखता है। आप अगर कहीं ठंडी जगह पर जा रहे हैं या ठंड का मौसम है, तो वहाँ ब्लड को, टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर। तो उस चीज़ को ये बात कही जा रही कि एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरफ से ये आपकी टेम्परेचर को, आपकी हरारत को मेंटेन रखता है, बदन को गर्म रखता है, जिससे आज़ा बरूदत से महफूज रहे, यानी आज़ा में ठंडक ना लगे, ठंड ना पहुँचे। अगर ठंड पहुँचेगा तो वहाँ पर ब्लड की कमी हो जाएगी, कमी होगी तो वहाँ न्यूट्रिशन कम होगा, न्यूट्रिशन कम होगा तो वहाँ के सेल्स फंक्शन नहीं कर पाएंगी, बिना फंक्शन के वो आज़ा कमज़ोर होने लगेगा और आपके बदन में उसकी अलामात ज़ाहिर होने लगेंगी। तो हर चीज़ इंटरलिंक है। मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि अगर इस हाथ को आप फ्रीज में रख दें या बर्फ़ की सिल्लियों में दबा दें तो यहाँ की ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। आप 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद जब हाथ निकालेंगे तो ये हाथ पूरा वाइट हो जाएगा, इवन आपकी उंगलियां नहीं हिलेंगी और इसमें खून आपको नहीं दिखेगा, आपको पूरा खून इस तरफ दिखेगा लेकिन ये वाइट पोर्शन दिखेगा, और दर्द भी हो सकता है। और अगर इवन आप कई घंटे तक इस हाथ को रख सकते हैं तो ये आप उंगली तोड़ें तो टूट भी सकती है। तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए बदन को गर्म रखने का काम खून का है और उनकी कुव्वतें कायम रहती हैं, यानी जो आज़ा हैं उनकी कुव्वतें कायम रहती हैं, वो फंक्शन अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे कि टेम्परेचर का क्या रोल है और कैसे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करती है। अगर इस चीज़ को पढ़ना है तो आप फिर फिजियोलॉजी की बुक उठा सकते हैं, गाइटन या सिम्बोलिंगम या AK जैन, तमाम PDF टेलीग्राम में अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर आप पढ़ सकते हैं। अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो ये खून चेहरा और बदन के ज़ाहरी हिस्सों में खूबसूरती पैदा करता है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को समझिए। देखिए, जब आप अच्छी ग़िज़ा लेते हैं, बेहतर खाना खाते हैं, तो वो सब एब्जॉर्ब होकर खून में आती है और खून उनकी सप्लाई करता है अलग अलग हिस्सों में, तो स्किन को भी सप्लाई करता है। तो जब आप अच्छी ग़िज़ा खाते हैं, अच्छी चीज़ जो एब्जॉर्ब होकर आ रही है, तो आपकी स्किन को, आपके चेहरे को भी खूबसूरत रखती है। तो जितना अच्छा आप डाइट इस्तेमाल करेंगे उतनी अच्छी आपकी स्किन रहेगी। यानी डेली अगर आप एक मल्टीविटामिन्स या आप कोई ऐसी चीज़ लेते हैं जिससे आपकी स्किन अच्छी हो, चाहे वो फिश ऑयल हो, ये अलग मौजू है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो विटामिन E की कैप्सूल हो, फिश ऑयल हो, या एक मल्टीविटामिन्स डेली हर स्टूडेंट को खानी चाहिए, एक मल्टीविटामिन्स, ताकि उसकी पूरे बदन के तबई अफ़ाल अच्छे से काम करें। क्योंकि हर स्टूडेंट बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है और उसके और भी मुख्तलिफ काम हैं। तो जब वो
डाइट से चीज़ों को नहीं ले पा रहा है, जितना डेली डोज है किसी विटामिन का, तो वो टैबलेट्स उस चीज़ को पूरा कर देती है और बदन पे बहुत अच्छी सिफात जाहिर होती है, यानी चेहरा खूबसूरत होता है, बॉडी की स्किन खूबसूरत होती है। आपने कई लोगों को देखा होगा, किसी की स्किन बहुत ऑयली, किसी की बहुत ड्राई होती है और किसी की मुख्तलिफ किस्म की होती है, तो उनमें कुछ ना कुछ फसाद होता है, कुछ कमी होती है। तो वो डेली डाइट और कुछ चीज़ें इस्तेमाल करें तो उनकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है। 4th नंबर पे हम बात करेंगे कि खून का मकाम जिंदगी के मुनासिब होता है। अब इस पॉइंट को समझिए कि जिंदगी के मुनासिब क्या है। अगर हम कहें कि खून नहीं तो जिंदगी नहीं, ये भी कहीं ना कहीं बात सही हो सकती है, लेकिन उसके साथ भी मुख्तलिफ चीज़ें मायने रखती हैं। हर चीज़ के साथ कुछ ना कुछ बॉन्डिंग है। खून पर ही जिंदगी का मुकाम है, तो आप कहेंगे सर ऑर्गन निकाल लें तो क्या जिंदा रहेगा आदमी? नहीं, लेकिन उसके साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो इस लाइन का कहने का मकसद इतना है कि खून वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन ह्यूमन बॉडी। तो खून का मुकाम हमारे बदन में जिंदगी के मुनासिब है। और इस लाइन से एक एग्जाम्पल देके आपको समझा दूं, अगर खून बदन में कम हो जाए, कम होने का क्या ताल्लुक है, यानी पेशेंट एनीमिक हो रहा है, खून कम बन रहा है। अब वो किस वजह से एनीमिक हो रहा है वो अलग चीज़ है, चाहे वो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो या किसी भी तरीके का एनीमिया हो, वो आप पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। हम ओवरऑल बात करें कि खून की कमी हो जाए, खून कम हो रहा है, तो उसकी वजह से कई सारे मर्ज हो सकते हैं। तो इस बात के लिए एक लाइन बहुत अच्छी कही गई है कि एनीमिया कैन कॉज एवरीथिंग एक्सेप्ट प्रेगनेंसी, यानी बदन की जितनी बीमारियां हैं एनीमिया कॉज कर सकती है एक्सेप्ट प्रेगनेंसी। यानी प्रेगनेंसी एनीमिया से तो नहीं होता, वो जब दो मुख्तलिफ शय आपस में मिलती हैं तो वो चीज़ें होती हैं, लेकिन एनीमिया एक ऐसी चीज़ है जो हर बीमारी कॉज कर सकती है। तो एक यूनिवर्सल लाइन है जो आपको हमेशा याद रखना है कि एनीमिया कैन कॉज एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब कि कोई भी मर्ज। अब 5th नंबर पे हम लोग बात करेंगे बदन में जो अज्जा तहलील हो जाते हैं उनका बदल फराहम करता है। बदल मा तहलल उम्रों के लिहाज से अलग अलग होता है। तो देखिए, बदन में जो खून है और खून से चीज़ें कम हो जाती हैं, यानी खत्म हो जाती हैं, यूज़ हो जाती हैं। जैसा कि हम खाना खाते हैं तो जो भी आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब चीज़ें ले रहे हैं तो वो बॉडी यूज़ कर देती है और यूज़ कर आपको फंक्शन कराती है। आपका जो काम है, आप अगर कोई काम कर रहे हैं, दिमागी तौर पे काम कर रहे हैं, तो उसमें भी ग्लूकोज खर्च होता है क्योंकि ब्रेन फंक्शन करता है और उससे तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इन चीज़ों में भी कहीं ना कहीं चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अगर आप चल रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपकी मसल्स को भी एनर्जी चाहिए, तो वो ब्लड से ही तो चीज़ें लेकर फंक्शन करती हैं। आप अगर हाथ भी हिला रहे हैं तो जो मसल्स इन्वॉल्व हैं, काम कर रही हैं, उनको भी कोई ना कोई तग़ज़िया या ग़िज़ा चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तभी तो वो फंक्शन करेंगी। तो जब वो चीज़ ब्लड में ख़त्म हो जाती है तभी तो हमें भूख का एहसास होता है, खाना खाते हैं और हमारा टाइम शेड्यूल सेट है कि इस वक्त खाएंगे और उतनी ग़िज़ा मिलती है और हमारी ग़िज़ा से तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो वही बात कही जा रही है, जब अज्जा तहलील हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, घुल जाते हैं, यानी इस्तेमाल हो जाते हैं, तो इनका बदल जो फराहम करता है वो खून फराहम करता है। बॉडी की कैफियत के लिहाज से चीज़ें होती हैं। बहुत बूढ़े लोग हैं तो उनमें कम, और नॉर्मल फिट लोग हैं तो उनमें उनके हिसाब से। तो ये अलग अलग दर्जात में चेंज होते रहते हैं। लेकिन आपको बस एक कॉन्सेप्ट इतना जानना है कि खून से ही चीज़ें सब लेकर इस्तेमाल करते हैं, और जब खून में वो चीज़ें तहलील हो जाती हैं तो हम फिर जब ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, खाना खाते हैं, तो वो चीज़ें वापस एब्जॉर्ब होकर फिर उसमें बदल में यानी रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब 6 नंबर पर हम लोग बात करेंगे मुख्तलिफ सम्मी मादे जो किसी इस्तिहाला बदनिया के नतीजे में पैदा होते हैं, वो खून में शामिल होकर गुर्दा से बोल के जरिया खारिज हो जाते हैं। यानी जब लिवर किसी चीज़ को मेटाबोलाइज करता है, उनसे चीज़ों को बेहतर बनाता है ताकि बदन में इस्तेमाल हो सके, यानी इस्तिहाला के नतीजे में, मेटाबॉलिक प्रोसेस के नतीजे में जब कोई टॉक्सिन बनता है, ब्लड में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो हमारे बदन को ज़रूरत नहीं होती, तो वो खून में मिक्स हो जाती हैं और खून के ज़रिया वो किडनी में जाती हैं, यानी गुर्दा में पहुँचती हैं और वहाँ उनका फिल्ट्रेशन होता है। तो जो वेस्ट है वो पेशाब के रास्ते, पेशाब के ज़रिया उसमें खारिज कर दिया जाता है। तो ये भी एक बदन का प्रोसेस है और इसमें खून मदद करता है। तो जो डिटॉक्सिफिकेशन या फासिद मादों को बदन से बाहर निकालने का फंक्शन है, अफ़आल है, वो भी खून करता है। तो आप इसे कह सकते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो हमारे बदन को नहीं चाहिए, उनको ब्लड बाहर निकाल देता है। और वो किस जरिया? वो किडनी के जरिया, जो किडनी का फंक्शन है। अगर आपको किडनी का फंक्शन पढ़ना है तो फिर फिजियोलॉजी की बुक उठाइए और देखिए कि कैसे फिल्ट्रेशन कहाँ होता है और कैसे पानी कहाँ एब्जॉर्ब होता है, कैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, वो तमाम चीज़ें आप वहाँ पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खून जब उरूक में बहता है
तो सयाल होता है, मगर जब उरूक से खारिज होता है तो नीम ठोस मादे की शक्ल अख्तियार कर लेता है, क्योंकि खून के अंदर इंजमादुद्दम की कैफियत पाई जाती है। अब इस लाइन को आपको बहुत ही आसानी से मैं समझाता हूँ। देखिए, खून जब हमारी ब्लड वेसल्स में बहता है, चाहे वो शराइन में बहे, वरीद में बहे, आर्टरीज या वेन, किसी भी चीज़ में वो बहे, तो कभी कभी अगर चोट लग जाए या फसद के जरिया खून खारिज कर दें, फसद यानी वेनिसेक्शन, चीरा लगा दें या निडल से प्रिक कर दें, छेद कर दें हल्का सा किसी भी ब्लड वेसल्स में, वीन या आर्टरी में, तो उससे जो खून बाहर निकलेगा वो खून जम जाता है और जमने में वो लोथड़े की शक्ल अख्तियार कर लेता है। अभी अभी बकरीद का वक्त गुजरा है, आप लोगों ने पूरा प्रैक्टिकल देखा होगा कि कुर्बानी के वक्त ज़मीन पर खून लोथड़े की शक्ल में जम जाता है, जिसे आपको घर में साफ करना पड़ता है। ठीक है, तो वही बात की जा रही है कि जब वो ब्लड वेसल्स में दौड़ रहे हैं तो नॉर्मल रहते हैं, और जैसे ही वो खून बाहर आते हैं तो लोथड़े की शक्ल में वो जमा हो जाते हैं, क्योंकि खून के अंदर इंजमाद या इंजमादुद्दम की कैफियत पाई जाती है। देखिए, इंजमाद हम कहते हैं कोगुलेशन को या क्लॉटिंग को, और जब उसके साथ दम लग जाए तो हम पूरे लफ्ज को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन। तो इंजमादुद्दम का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि ये दो लफ्ज से बना है, क्लॉटिंग कोगुलेशन या दम ब्लड, तो ब्लड क्लॉटिंग कहेंगे। दरअसल इंजमाद का फेल तबीयत बदन का अमल होता है। देखिए, पूरा रिस्पांस खून का नहीं होता कि ब्लड क्लॉटिंग करा दे। ओवरऑल जो तबीयत होती है हमारी बदन की, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, कि देखिए जब खून कहीं से खारिज हो रहा है तो बदन को सिग्नल मिल जाता है कि कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए तुरंत बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स या ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड कोगुलेशन की पूरी फिनोमिना, पूरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और उसके नतीजे में खून बहना रुक जाता है। लेकिन ये बॉडी का तो फंक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं खून भी उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है, क्योंकि खून के अंदर ही जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो क्लॉटिंग फैक्टर हो, चाहे जो डिफरेंट मैकेनिज्म है, वही उनको अमल में लाती है। किसको? ब्लड क्लॉटिंग को। तो आई होप कि आपको ये 7वां पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, ये तो खून के फ़वाइद हम लोगों ने उर्दू में बात कर लिए, और नॉर्मली यूनानी कॉन्सेप्ट और उनके लफ्ज़ लिहाज के हिसाब से कि क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, जब आप एग्ज़ाम में बड़े बड़े लफ्ज़, उर्दू वाले अल्फाज यूज़ करेंगे फ़वाइद में, इंग्लिश कम लिखेंगे, तो हकीम साहब नंबर बहुत ज़्यादा देते हैं। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि बेहतरीन लफ्ज़ आपके आंसर में एकदम फिट हों। अब खून के इसी फ़वाइद को मैं आपको इंग्लिश में समझा देता हूँ, बहुत ही मुख्तसर सा, सिर्फ हेडिंग बात करेंगे हम लोग। तो देखिए, क्या कि फंक्शन ऑफ ब्लड यानी अफाल किसके? खून के। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? न्यूट्रिटिव फंक्शन। मैंने आपको बताया कि तग़ज़िया फराहम करता है आज़ा को, सेल्स को, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को। ठीक, उसके बाद रिस्पायरेटरी फंक्शन यानी रूह महलूल हो जाती है, ऑक्सीजन या न्यूमा या एयर ब्लड में मिक्स होकर तमाम टिश्यू या ऑर्गन या सेल्स को पहुँचाते हैं। उसके बाद एक्सक्रीटरी फंक्शन, मैंने बताया कि जो सम्मी चीज़ें बनती हैं, जो टॉक्सिन बनता है, उसको डिटॉक्सीफाई करता है, तो उसको पेशाब के जरिए खारिज कर लेता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम, जो ग्लैंड्स डक्टलेस होती हैं वो डायरेक्ट सिक्रीट करती हैं ब्लड में ही अपना हार्मोन, तो उनको पहुंचाता है जहां उनके रिसेप्टर होते हैं, जहां उनका फंक्शन करना होता है, तो एंजाइम और हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद 5th नंबर पे रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस यानी पानी को मेंटेन करता है। मैंने आपको पढ़ाया अभी कि कैसे डिहाइड्रेशन में ब्लड से पानी अगर कम हो गया यानी ब्लड वेसल्स से, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो बचा हुआ पानी है वो कैसे ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, फिर जो सेल्स के अंदर का पानी है वो कैसे बाहर, तो ये प्रोसेस चलती रहती है। जहां पानी कम होगा तो वो चीज़ें मेंटेन करना चाहती है बॉडी, तो उसको मेंटेन करने के लिए पानी को इम्बैलेंस करना पड़ता है, और जब आप उसको रिहाइड्रेट कर दे, वापस फ्लूइड लगाकर चढ़ा दे, तो बॉडी उस पानी को मुख्तलिफ जगहों पर बांट देती है, जहां जहां जितने परसेंट में, जितनी मिकदार में पानी मौजूद होता है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ एसिड और बेस बैलेंस, और बॉडी में जो एसिड बैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है। तो ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं चैप्टर नंबर 5 में। अब 7th नंबर पे बात करें तो फंक्शन ऑफ ब्लड में रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मैंने आपको बताया बहुत अच्छे तरीके से कि कैसे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, और ताकि जो अंदर के या बाहर के अज़ू हैं, चाहे स्किन हो चाहे डिफरेंट आर्गन हो, वो अच्छी तरीके से फंक्शन कर सके, वो जम ना जाए, यानी इतना टेम्परेचर डिक्रीज ना हो जाए कि बॉडी के अफ़आल ही मुतासिर हो जाए। देखिए, इसी तरह जब किसी की ड्यूटी लगती है आर्मी में, सियाचिन में जहाँ -60 डिग्री है, तो वहाँ एक प्रॉपर सूट दिया जाता है उन लोगों को, थर्मल सूट,
जो कि बाहर की ठंडक को अंदर पहुंचने नहीं देती, ताकि उनके ऑर्गन अच्छे तरीके से काम कर सके। क्योंकि -60 डिग्री में भी जो खून है वो बदन को गर्म नहीं रख सकता, क्योंकि बहुत देर तक वहां रहना है। एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको रहना है तो रह सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा लंबे टाइम के लिए रहना है तो आपको थर्मल सूट की जरूरत पड़ती है, तो वहां भी ब्लड काम नहीं आता। तो बॉडी रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड का। आगे बढ़ते हैं स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज यानी ब्लड में बहुत मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, प्रोटीन, वाइटामिन, ये चीज़ें उसमें रहती हैं। जब किसी चीज़ को ज़रूरत होती है, किसी सेल्स को, किसी आज़ा को, तो वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं डिफेंस फंक्शन। ये सबसे बेहतरीन फंक्शन है। जब कोई भी उफूनत पैदा हो जाए ब्लड में, कोई खराबी आ जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, कोई ओवरऑल टॉक्सिन लफ्ज इस्तेमाल किया करिए आप, ये टॉक्सिन आ जाए, चाहे वो किसी चीज़ का टॉक्सिन हो। टॉक्सिन यानी ऐसे जहरीले मादे जो बीमारी का सबब बन सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया से आए हों, चाहे फंगस के से आए हों, चाहे किसी भी मुख्तलिफ चीज़ से आए हों, तो उन चीज़ को हम टॉक्सिन के नाम से मौसूम कर देते हैं। तो आपका पूरा क्राइटेरिया उसमें आ जाएगा। तो डिफेंसिव मैकेनिज्म जो WBCs होती है, जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है, वो ब्लड में जो बहता रहता है, तो वही उस मर्ज को होने से रोकता है, उस चीज़ों के खिलाफ लड़ता है। तो ब्लड का एक बेहतरीन काम है डिफेंस मैकेनिज्म। होप कि इस पेज से आपको खून के अफ़आल, बेनिफिट, फंक्शन के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल हो गई होगी। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग बात करेंगे खून का रंग। तो शरियानी खून का रंग जो होता है सुर्ख होता है, लाल होता है, और वरीदी खून का रंग सुर्ख स्याही माइल होता है, हल्का सा ब्लूइश कह लें या ब्लैकिश कह लें। आपको एक बात समझनी होगी कि खून काला नहीं होता। खून ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों एक ही कलर के होते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो वरीद होती है, वीन्स होती है, उनको देखने में हमारे आंख से जो स्पेक्ट्रम यूज होता है वो ब्लूइश दिखता है, इसलिए। और जो खून, जो आर्टरीज है, उसमें रेडिश स्पेक्ट्रम आता है, तो वो लाल दिखती हैं। लेकिन जो ब्लड है ओवरऑल वो सेम कलर का होता है। किताबों में कभी कंफ्यूज न होइएगा कि एक तरफ का ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड बना दिया गया है और एक तरफ का ब्लू बना दिया गया, तो ब्लू खून नहीं होता, लाल ही होता है। बस थोड़ा सा उसमें ऑक्सीजन की जो मिकदार होती है वो कम होती है। फखरुद्दम की सूरत में खून का रंग हल्का हो जाता है। फखरुद्दम यानी एनीमिया, यानी खून की कमी हो गई है, तो ब्लड पतला हो जाता है, इसलिए कि खून की सुर्ख ज़रात यानी रेड पार्टिकल्स, ओवरऑल आरबीसीज की बात हो रही है, और रेड पार्टिकल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, जो आयरन है, उनकी वजह से ही फखरुद्दम, जब वही नहीं है तो आरबीसी में उनके रहने का क्या फ़ायदा। रेड ब्लड सेल्स ही डिक्रीज है, यानी हीमोग्लोबिन आयरन का इम्तजाज सही नहीं है, तो उसकी वजह से फखरुद्दम एनीमिया हो जाता है। तो रेड पार्टिकल्स यानी आरबीसीज हैं, उनकी मिकदार घट जाती है, यानी कम हो जाती है, तभी वो फखरुद्दम की शिकायत होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे खून की बू की, यानी स्मेल कैसा होता है। खून में जब उफूनत लाहक होती है, यानी कोई उफूनत, इन्फेक्शन, कोई प्यूट्रीफेक्शन, खमीरियत, जैसे आप घर में आटा देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो आटा बच जाता है आप फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने के बाद जब इस्तेमाल करें, अगर फ्रिज में रख दिया आपने और लाइट भी नहीं है, तो उसके बाद वो आटा खराब हो जाता है, तो उस आटे में स्मेल आने लगती है, उफूनत पैदा होने लगती है, या खमीरियत आ जाती है, तो बू चेंज हो जाता है, स्मेल बदल जाती है। तो उसी तरह खून में अगर उफूनत लाहक होती है तो वहाँ उसका स्मेल चेंज हो जाएगा। तो इसमें बू पैदा हो जाती है, किसमें? खून में। खून की बू को अल्लामा नफीस ने उफूनत में दाखिल किया है। इस तरह खून की तुरशी को भी उफूनत में शामिल किया गया है। असल में तुरशी हम लोग कहते हैं खटास को, ठीक है, लेकिन इसके लिए और भी लफ्ज इस्तेमाल किए जा सकते हैं समझाने के लिए। तुरशी, खटास कह लें या तेजी कह लें, हल्की तेजी असल में तलखी को कहते हैं, जैसे सफरा तल्ख होता है, लेकिन यहाँ जो आप इस्तेमाल करें तो वो तुरशी मतलब खटास के लिए या हल्की कड़वाहट के लिए, जो खट्टी बिटर टेस्ट होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब खून के मोतदिल कवाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो खून का मोतदिल कवाम ज़रूरी है। फखरुद्दम में खून का कवाम रकीक हो जाता है, जिससे खून के फ़वाइद हासिल नहीं होते। देखिए, एनीमिया में जो रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं, उसकी वजह से जो खून का फंक्शन है वो पूरा नहीं होगा। अब खून का फंक्शन मैंने आपको ढेर सारा पढ़ाया कि क्या क्या होता है। अब जब ब्लड ही कम है तो उसमें और भी चीज़ें नहीं है, यानी पेशेंट एनीमिक है तो न्यूट्रिशन भी खून में कम है, मिनरल्स भी कम है, और उस वजह से आज़ा भी मुतासर हो रहे हैं, उनको चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो ओवरऑल जो खून का फंक्शन है, जो फ़ायदा खून पहुंचाता है, वो हासिल नहीं हो रहा है। और हैज़ा में यानी कॉलरा में खून का कवाम गलीज हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बारीक रगों में नफूज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मौत भी हो जाती है। देखिए, कैपिलरीज जो होती है, ब्लड कैपिलरीज बहुत माइन्यूट होती है, बहुत महीन होती है। अगर कोई चीज़ गाढ़ी हो जाए तो वो
उसमें नफूज या जा ही नहीं सकती। ठीक है, नफूज का मतलब कि उनकी खलाओं में कैपिलरीज जो कैविटी है उसमें पहुंच ही नहीं पाती, यानी मुतरशा नहीं हो पाती या जज्ब नहीं हो पाती। तो गाढ़ी चीज़ किसी जगह अच्छे तरीके से पहुंच नहीं पाती, तो जब नहीं पहुंच पाएगी तो वहाँ की सेल्स भी उन चीज़ों को नहीं पा पाएंगी, तो जिसकी वजह से मौत हो जाती है। तो कॉलरा में खून गलीज हो जाता है। तो अब कॉलरा वाला चैप्टर आप पैथोलॉजी में सेकंड प्रॉफ की बुक से पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ दमवी अमराज जो एग्जाम में आते हैं कि 3 दमवी अमराज के नाम लिखें, 5 दमवी अमराज के नाम लिखें। यूजी में बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो आपको बस नाम याद रखना है, इस बीमारी के बारे में ज़्यादा जानना नहीं है। तो सुदा दमवी, इसका अलग से मुआलजात में आप चैप्टर पढ़ेंगे कि सुदा दमवी क्या है, सुदा बलगमी क्या है, सुदा सफरावी क्या है, तो वो अलग चीज़ है। फिलहाल फर्स्ट ईयर के लिहाज से आपको बस नाम याद रखने कि सुदा यानी दर्द सर, जो सर में दर्द लाहक होता है, दमवी यानी खून की वजह से। उसके बाद दमवी वरम यानी खून में कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिससे इन्फ्लेमेशन हो गया है, यानी खून में कोई तगय्युर हो गया, कोई चेंजेस हो गए हैं। उसके बाद नक्सीर यानी एपिस्टैक्सिस यानी नाक से खून बहना, यानी दम का गलबा ज़्यादा हो गया है, खून ज़्यादा हो गया तो खून बह जाता है नाक के जरिए। तो ये 3 एग्जाम्पल आप दमवी अमराज में लिख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर इतना लिखा जाए तो लिस्ट फुल हो जाएगी। फिलहाल 3 से आप काम चला सकते हैं। तो पीजी के लिहाज से कुछ क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया जाए तो खून का मिजाज किस उनसुर के मिजाज के मुताबिक होता है, ये आपको सॉल्व करना है। ये तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर मुझे आंसर भेज सकते हैं। और क्वेश्चन हर टॉपिक से बनता है, ये खून के मुतदिल कवाम या कहाँ रकीक हो रहा है, कहाँ गलीज हो रहा है कवाम। उसके बाद खून के फवायद से क्वेश्चन बनते हैं पीजी के, हर जगह से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको एक एक पॉइंट को मायने रखना है। वो तो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, तो उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होते रहते हैं, तो उस चीज़ों को आपको सॉल्व करना है। और मैंने जो डिफरेंट नाम बताया है खून तबई और गैर तबई के, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से याद करना है। तो अगर पूरी स्टोरी को समअप किया जाए तो हम लोगों ने खिल दम पढ़ा उनके बारे में, उसके बाद उनके अक़साम पढ़ा, तबई और गैर तबई, कुछ मुख्तलिफ नामों के बारे में जाना, फिर खून के फंक्शन मॉडर्न के लिहाज से भी थोड़ा और यूनानी कॉन्सेप्ट से भी हम लोगों ने जाना। फिर खून का रंग कैसा होता है, सुर्खी स्याही कैसे, उरूक या शराइन या वरीद का खून कैसा होता है, उसके बाद उसमें स्मेल कैसे चेंज हो जाती है, उफूनत, उसके बाद खून का कवाम गलीज कब होता है, रकीक कब होता है, और कुछ दमवी अमराज और पीजी क्वेश्चन। तो ओवरऑल 8 हेडिंग्स को हम लोगों ने इसमें पढ़ा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर लर्निंग यानी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। उमूर में हम लोग अखलाक का यूनिट पढ़ रहे हैं, तो अब आगे हम लोग बलगम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे खिल्त बलगम के बारे में कि ये है क्या चीज़, उसकी तारीफ़ के बारे में। उसके बाद दूसरे नंबर पे बलगम के मिजाज के मुतालिक अतिब्बा में अख्तलाफ, यानी डिफरेंट अतिब्बा क्या कहते हैं और अलग अलग बातें जो वो कह रहे हैं खिल्त बलगम के बारे में। तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे बलगम के अक़साम। इसके 2 टाइप्स होते हैं, सबसे पहला बलगम तबई, दूसरा बलगम गैर तबई। चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे बलगम के मज़ा के बारे में कि उसका टेस्ट कैसा होता है, फिर बू के बारे में यानी उसका स्मेल क्या है, और कवाम के बारे में यानी उसकी कंसिस्टेंसी क्या है या विस्कोसिटी क्या है। तो उस 3 चीज़ों के बिना पर हम उसके अक़साम के बारे में पढ़ेंगे, उनके टाइप्स के बारे में। उसके बाद 5th पे हम लोग पढ़ेंगे बलगम के फ़वाइद कि हमारी बॉडी में इसका अफ़ाल क्या है, फंक्शन क्या है। और फिर 6 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे बलगमी अमराज, जो बलगम के गलबे से या बलगम की ज़ाती से हमारे बदन में कौन से मर्ज लाहक होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 7 नंबर पे कुछ पीजी क्वेश्चन जो प्रीवियस आए हैं या जो आ सकते हैं उनके बारे में हम लोग मालूमात जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए खिल्त बलगम के बारे में उसकी तारीफ़ पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए यहाँ लिखा है मैंने, बलगम यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, जो ग्रीक लफ्ज़ है बलगम यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, और ये एक किस्म की सफ़ेद रतूबत है जिसका मिजाज बारिद रतब होता है। देखिए बदन में जितनी भी सफ़ेद रतूबात हैं हम उनको बलगम नाम देते हैं। बलगम जो लफ्ज़ है वो यूनानी लफ्ज़ है और एक किस्म की सफ़ेद रतूबत है और जिसका मिजाज बारिद रतब होता है, यानी उसमें बरूदत और रतूबत शामिल होती है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि बलगम के मिजाज के मुतालिक अतिब्बा में अख्तलाफ है, कई डिफरेंट फिजिशियन या तबीब उनमें डिफरेंट बातें हैं, उनकी बातें मैच नहीं करती, अख्तलाफ करती हैं बलगम को लेकर, क्योंकि बलगम में मुख्तलिफ किस्म की सफ़ेद रतूबत
अपना मिजाज व अफ़आल व ख़वास रखती है। यानी बलगम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट जो लिक्विड है, जो सफ़ेद रतूबत है, उनके अलग मिजाज हैं, उनके अलग ख़वास हैं। ठीक है, कुछ उनके बू के लिहाज से, कुछ कवाम के लिहाज से, और इस तरीके से अलग अलग होते हैं। तो हर वाइट रतूबत जो हमारे बदन में है, उनके डिफरेंट मिजाज और उनके डिफरेंट फंक्शन और उनकी प्रॉपर्टीज़ है, तो उसके बिना पर लोगों में अख्तलाफ है। अब इस चीज़ को हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है फ्लेजम वन ऑफ द 4 बेसिक ह्यूमर, यानी 4 खिल्त में ये शामिल है, विच इज़ वाइट इन कलर, जो सफ़ेद कलर की होती है, एंड बियर्स कोल्ड एंड वेट टेम्परामेंट, और रखती है कैसा मिजाज, कोल्ड यानी बारिद और वेट यानी रतब या गीला रतूबत वाला। तो इस तरीके का इसका मिजाज होता है, और 4 खिल्त में ये दूसरे नंबर पर, यानी खून के बाद सबसे अफजल खिल्त मानी जाती है, वो है बलगम। अब देखिए पीजी के पॉइंट से यहाँ एक क्वेश्चन देख लीजिए। खिल्त बलगम का दूसरा नाम है खिल्त अबयज़। ठीक, अबयज़ के माने होता है वाइट, सफ़ेद कलर। अब एक और पीजी का सवाल मैं आपको बता दूं, जो सेकंड प्रॉफ में अब आएंगे तो पढ़ेंगे कि सपोजिटरी या शयाफे अबयज़ को किसने बनाया। सबसे पहली बार पीजी का क्वेश्चन आता है, तो उससे बनाया था बुकरात ने। आपको पता होना चाहिए कि खिल्त अबयज़ और अबयज़ के माने क्या होते हैं। तो खिल्त बलगम को हम खिल्त अबयज़ भी कहते हैं। अबयज़ के माने सफ़ेदी के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, और रतूबत बलगम भी इसका नाम है। ठीक है, तो खिल्त बलगम को हम रतूबत बलगमिया भी कहते हैं या रतूबत बलगम भी कहते हैं। ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। बलगम के मुतालिक जो अतिबा में अख्तलाफ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अल्लामा अलाउद्दीन करशी के मुताबिक बलगम का मिजाज बारिद रतब होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया अपनी पहली लाइन में, और बेशतर अतिबा इसी राय को ज़्यादा सही तस्लीम करते हैं। यानी ज़्यादातर अतिबा कहते हैं कि हाँ, बारिद रतब ही बलगम का मिजाज होता है, और उसी को सही मानते हैं। उसके बाद एक दूसरे अतिबा आए, उनका नाम है अबुल हसन अली इब्न अब्बास मजूसी। उन्होंने क्या कहा, और उनके साथ अबू सहल मसीह भी थे, उन्होंने कहा कि बलगम का मिजाज हार रतब होता है। ठीक है, तो ये तो बरखिलाफ हो गया, यानी उल्टी बात हो गई। सबसे पहले अलाउद्दीन करशी ने कहा कि भाई बारिद रतब होता है, लेकिन अब अब्बास मजूसी और अबू सहल मसीह कह रहे कि नहीं, इसका मिजाज हार रतब होता है। तो इन दोनों लोगों की बातों में इख्तलाफ हो गया। ठीक, डिफरेंसेस आ गए। चलिए अब तीसरे अतिबा की बात करते हैं। तो शेखुर रईस उसमें आते हैं। तो शेखुर रईस कहते हैं कि उनके नज़दीक बलगम तबई शीरी की एक किस्म है। जो बलगम है वो बलगम तबई शीरी की एक किस्म है, और बलगम तबई ज़्यादा बारिद नहीं होता। तो शेखुर रईस का कहना है कि बलगम बारिद नहीं होता, यानी ज़्यादा बारिद नहीं होता। वो क्या होता है, बल्कि खून के मुकाबले उसमें हरारत ज़्यादा होती है। तो शेखुर रईस ने कहा कि बलगम बारिद नहीं होता, जबकि खून से ज़्यादा उसमें हरारत होती है, और सफरा के मुकाबले वो ज़्यादा बारिद होता है। तो देखिए, खून के मुकाबले वो गर्म है, लेकिन सफरा के मुकाबले वो बारिद है, ठंडा है। ठीक, तो यानी सफरा से तेज नहीं है, सफरा से तल्ख नहीं है, बारिद है सफरा से, लेकिन खून से ज़्यादा गर्म है। तो ये कॉन्सेप्ट था शेखुर रईस का। तो मैंने आप लोगों को 3 तबीब का नाम बताया। सबसे पहली हेडिंग में अल्लामा अलाउद्दीन करशी के बारे में, कि उन्होंने कहा कि बारिद रतब है, और कई लोगों ने इस बात को माना कि हाँ ये सही कह रहे हैं। उसके बाद अब्बास मजूसी और अबू सहल मसीह दोनों लोग एक साथ आते हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हार रतब होता है। तो ये इख्तलाफ हो गया। फिर शेखुर रईस आए, तो शेखुर रईस ने कहा कि बलगम जो है वो बलगम तबई शीरी की, मीठे वाले की एक किस्म है, और वो खून से ज़्यादा हार होता है, लेकिन सफरा से कम। अगर सफरा से कंपेयर करें तो बारिद होता है, लेकिन खून से गर्म रहेगा। तो ये 3-4 लोगों की मुख्तलिफ राय थी बलगम के मिजाज को लेकर। इस पॉइंट पे देखते हैं हम लोग। अल्लामा नफीस फरमाते हैं, अल्लामा नफीस या इब्न नफीस इनका नाम है। तो पीजी में एक क्वेश्चन आता है कि इब्न नफीस या अल्लामा नफीस ने किस सर्कुलेशन के बारे में बताया था। तो उसका आंसर है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अल्लामा नफीस फरमाते हैं कि खून के बाद बलगम सबसे अफजल है, यानी सबसे बेहतरीन खिल्त है। इसके लिए बलगम दरअसल खून ही है। अल्लामा नफीस ने कहा कि बलगम जो है वो खून ही है, लेकिन वो पका हुआ नहीं है, नुज़्ज नहीं है, उसमें मैच्योरिटी नहीं है, जिसमें पूरे तौर पर नुज़्ज नहीं पाया जाता, यानी वो पका हुआ नहीं है, मैच्योर नहीं है। तो बलगम जो है सबसे अफजल खिल्त मानी गई है दम के बाद। लेकिन अल्लामा नफीस कहते हैं कि वो दम ही है, लेकिन पकी हुई नहीं है, मैच्योर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अल्लामा नफीस के बारे में बात हो गई। तो नेक्स्ट पॉइंट को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। देखिए, बलगम का मिजाज बारिद रतब जिन लोगों ने कहा, और ज़्यादातर उसमें जमहूर अतिब्बा है। देखिए, जमहूर अतिब्बा को
क्या कहते हैं या समझिए आप क्या है ये। जमहूर यानी जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी, यानी जहां आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपनी चीजों को बता सकते हैं। तो जमहूर यानी सभी लोगों को बोलने की परमिशन है। तो कुछ लोगों ने मिलकर ये बातें कही, तो यानी कुछ ग्रुप या पर्टिकुलर फिजिशियन उन लोगों ने मिलकर कहा कि हाँ ये बात सही है, तो हम उन्हें कहते हैं जमहूर अतिब्बा यानी ग्रुप ऑफ फिजिशियन। तो यहां मैंने लिखा है जमहूर अतिब्बा, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं या उनका क्या मानना है कि बलगम का मिजाज बारिद रतब होता है। और वो क्यों ऐसा मानते हैं, वो कहते हैं कि जो बलगमी मिजाज के अफराद होते हैं जिनके बदन में शहम बहुत ज्यादा होता है, फैट चर्बियां बहुत ज्यादा होती हैं, जो मोटे ताजे होते हैं, जिनकी बदन में हरकत कम होती है, यानी बदन में हरकत कम होती है, मोबिलिटी मूवमेंट और चीजों का फंक्शन वो कम होता है, वो थोड़े सुस्त होते हैं, तो उस वजह से इनका मिजाज बारिद रतब होता है, यानी फैट की शमूलियत की, शहम की ज्यादती की वजह से। एक बार इस चीज को जो लिखा है हम लोग पढ़ लेते हैं। बलगम का मिजाज बारिद रतब बयान करने की वजह जमहूर अतिब्बा के नजदीक ये हो सकती है कि बलगमी मिजाज के अफराद जिनके बदन में शहम की कसरत होती है, यानी शहम की ज्यादती होती है, फैट बहुत ज्यादा होता है, जो मोटे होते हैं, देखने में मोटे ताजे, जिनके बदन की हरकत कम हुआ करती है, तो इस वजह से जमहूर अतिब्बा कहते हैं कि वो बारिद रतब होते हैं। टोटल 6 अतिब्बा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो अब इस चीज को मैं आपको समअप करके बता देता हूं। अल्लामा अलाउद्दीन करशी ने कहा कि मिजाज बलगम का बारिद रतब होगा, तो उस पर कई लोगों ने कहा हाँ ये सही कह रहे हैं, इनकी राय मानी जाएगी। उसके बाद इब्न अब्बास मजूसी और अबू सहल ने कहा कि हार रतब होता है। उसके बाद शेखुर रईस आए तो उन्होंने कहा कि ये बलगम शीरी की एक किस्म है, और चूंकि खून के मुकाबले इसमें हरारत ज्यादा होती है और सफरा के मुकाबले बरूदत हो जाती है। सफरा के मुकाबले हरारत नहीं होती, वो बारिद हो जाता है, यानी उसके नीचे इसकी तेजी आती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा, अल्लामा नफीस फरमाते हैं कि बलगम सबसे अफजल खेल है, चूंकि ये पका हुआ नहीं है, नुज़्ज नहीं है, इसमें मेच्योरिटी नहीं है, और खून की एक शक्ल है, वो बदली हुई रूप है उसकी। उसके बाद जमहूर अतिब्बा का नंबर आता है, तो उन्होंने कहा कि जो लोग मोटे हैं उसके हिसाब से उनका बारिद मिजाज रख दिया गया। तो ये 6 बातें आपको एकदम टिक पे याद होनी चाहिए। इस पॉइंट से कहीं से भी पीजी का क्वेश्चन बन सकता है। हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लेजम की, यानी बलगम के अकसाम की। तो बलगम की कितनी किस्म होती है उनके बारे में बात करेंगे। तो बलगम की 2 किस्म होती है। सबसे पहला बलगम तबई यानी नॉर्मल फ्लेजम, या बलगम गैर तबई एब नॉर्मल फ्लेजम। तो उसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं बलगम तबई। बलगम तबई वो बलगम है जिसका खून बनना आसान होता है। अगर खून की कमी हो जाए तो बलगम चेंज हो जाता है खून में। असल में बलगम जो है खून का हिस्सा है। मैंने आपको ट्यूब का एग्जाम्पल देकर समझाया था कि गर्म पानी अगर डाल दें तो बलगम और सौदा डिफरेंट अलग अलग आ जाते हैं। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो खून लोथड़ा नीचे बैठ जाता है और सफरा जो रहता है वो ऊपर रहता है। तो इस चीज को आप वहां से कोरिलेट कर सकते हैं। जालिलूस ने कहा कि बलगम खून के साथ मुशाबहत रखता है जिसके सारे आज़ा मोहताज होते हैं, यानी बलगम खून का ही हिस्सा है और उसके आज़ा मोहताज होते हैं। आज़ा उनका वेट करते हैं उन चीज़ों का जो वो चीज़ आती हैं। असल हम लोग बलगम में वाइट ब्लड सेल्स या सफ़ेद रतूबात जितनी हम उनको रखते हैं, स्पेशली इम्यून सिस्टम वाली चीज़ें, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग बलगम में कंसीडर करते हैं, WBCs को, ठीक। इसके लिए बलगम को खून के साथ बहा दिया जाता है, खून के साथ फ्लो कर रहा है। अब आज़ा मोहताज क्यों है? अगर आज़ा में इन्फेक्शन हो जाए तो जब खून वहां पहुंच रहा है तो वाइट ब्लड सेल्स या सफ़ेद रतूबत बलगम जो पहुंचेगी तभी तो उन चीज़ों को सही करेगी, दुरुस्त करेगी। अगर कोई उनमें इन्फेक्शन है, कोई टॉक्सिन आ गया है, तो सभी आज़ा बलगम के मोहताज होते हैं ताकि वक्त ज़रूरत बलगम खून बन सके। मैंने बताया आपको बलगम नुस्ख पाकर खून भी बन सकता है। तो अगर खून की कमी होती है तो बलगम खुद खून में बदल जाता है और दरअसल उसका खून का हिस्सा ही है, तो उसे चेंज होने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो वक्त ज़रूरत बलगम खून बन सके और आज़ा की ज़रूरत पूरी हो जाए, तो आज़ा को जो चीज़ें चाहिए वो खून से लेता है, तो खून का हिस्सा बलगम है तो वो खुद ब्लड में कन्वर्ट होकर उसे वो चीज़ें फराहम कर देता है। चलिए अब इंग्लिश में इस चीज को समझ लेते हैं। द नॉर्मल फ्लेजम विच कैन ट्रांसफॉर्म यानी बदल सकता है इन सैंग्विन यानी ब्लड में, व्हेन नीडेड जब जरूरत हो, यानी खून की जब कमी हो जाए, खून की जब जरूरत होती है तो बलगम अपने आप को मैच्योर कर खून बना सकता है। अब इसके दूसरे नाम को जान ले तो बलगम तबई को बलगम महमूद भी कहते हैं। तो आपको ये रटा होना चाहिए, बलगम तबई, बलगम महमूद। बलगम के अकसाम में सेकेंड हेडिंग बात करेंगे हम लोग बलगम खैर तबई की। वो बलगम है जिसके तबाई सफ़ात मसलन मज़ा, कवाम,
तब्दील हो जाए और साथ ही मिजाज और इसकी बू भी तब्दील हो जाए। तो यानी एक ऐसा बलगम जो नॉर्मल नहीं है, तबई नहीं है, गैर तबई हो गया। अब उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं? मज़ा, उसका टेस्ट खराब हो सकता है, कवाम, उसकी विस्कोसिटी बदल सकती है, चाहे बलगम रकीक हो जाए, पतला हो जाए या गाढ़ा हो जाए, या उसमें स्मेल आने लगे, बदबू आने लगे, कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से। तो ये टोटल 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए इंग्लिश में बात कर लें। एबनॉर्मल फ्लेजम, द एबनॉर्मल फ्लेजम विथ अल्टर्ड क्वालिटी, यानी जैसा तबई बलगम था वैसी क्वालिटी नहीं है, अल्टर्ड हो गई है, चेंज हो गई है, बदल गई है, ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ एबनॉर्मल ह्यूमर इन इट। कोई और भी खराब खिल्त मिल जाए या कोई भी एबनॉर्मल ह्यूमर्स उसमें मिल जाए और उस चीज़ को ख़राब कर दे तो ये कहलाएगा बलगम गैर तबई। तो बलगम गैर तबई को हम बलगम गैर महमूद या बलगम मुतगय्युर, यानी जिसमें तगय्युरात आ गए हैं, चेंजेस हो गए हैं, उसे हम कहते हैं। तो पीजी में क्वेश्चन आता है कि बलगम गैर तबई का दूसरा नाम बताइए और ऑप्शन में रहता है बलगम मुतगय्युर। तो आपको ये लफ्ज़ पता होना चाहिए। बलगम गैर महमूदी ज़्यादा ऑप्शन में नहीं देते, बलगम मुतगय्युर आपको ऑप्शन में देकर पूछ लेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तगय्युर हो जाए जिस बलगम में, वो बलगम मुतगय्युर कहलाएगा। और वो तगय्युर किन चीज़ में होगा? बू में, मज़ा में, ठीक है, कवाम में। अब अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम लोग बात करेंगे कि बलगम की कितने टाइप्स होती हैं। तो मज़ा के लिहाज से बलगम गैर तबई की किस्में, देखिए तबई नॉर्मल होता है, गैर तबई में बहुत सारी किस्में आती हैं। तो इसका एक और क्वेश्चन यहीं पे पीजी का बनता है कि बलगम गैर तबई की कितनी किस्में हैं टोटल बताइए। तो अभी मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आप गिन लीजिएगा टोटल कितने, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहला कि 4 किस्में होती हैं। किसके लिहाज से? मज़ा के लिहाज से। क्वेश्चन जो पीजी में पूछता है ओवरऑल पूछता है, मज़ा, कवाम और बू, इन तीनों के लिहाज से पूछा जाता है। तो आप 4 ऑप्शन टिक करके मत आइएगा, ठीक है। चलिए तो ये मज़ा के लिहाज से बात की जाए तो टोटल 4 किस्म होती है। सबसे पहला बलगम माले, यानी नमकीन बलगम या नमकीन टेस्ट होता है उसका, जिससे सैलाइन फ्लेजम कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हरारत और यबूसत की तरफ मायल होता है। अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे कि बारिद रतब होता है बलगम का मिजाज, लेकिन नमकीन बलगम का मिजाज यहाँ हरारत और यबूसत की तरफ ये ज़्यादा झुका हुआ होता है, मायल होता है। यानी इसका मिजाज हार याबिस होता है। हरारत हार और यबूसत याबिस, तो हार याबिस इसका मिजाज हो गया। किसका? बलगम माले या नमकीन बलगम का। अब इस चीज को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द एबनॉर्मल टाइप ऑफ फ्लेजम विच इज सैलाइन, यानी नमकीन है और एल्कलाइन है इन टेस्ट, इट इज इंक्लाइन टुवर्ड्स हीट एंड ड्राइनेस, यानी ये हार याबिस की तरफ माइल है। अब बलगम माले को बलगम शूर भी कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बलगम शूर, जिसका दूसरा नाम बलगम माले, अब दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। मजे के लिहाज से अब दूसरे बलगम के बारे में बात की जाए तो वो है बलगम हामिस, जिसे हम कहते हैं खट्टा बलगम या सोर फ्लेजम। इसका मिजाज बारिद याबिस होता है, जिसमें बरूदत और यबूसत दोनों होती है। अब इंग्लिश में बात कर ले तो वन ऑफ द एबनॉर्मल टाइप ऑफ फ्लेजम, यानी वो गैर तबई बलगम है और खासकर मजे के लिहाज से बात की जा रही है, तो विच इज सोर इन टेस्ट, यानी खट्टा होता है। इट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स कोल्ड एंड ड्राइनेस, यानी बारिद याबिस की तरफ माइल होता है। कई किताबों में इसको खट्टे के साथ कड़वा भी लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलगम खामिस को बलगम तुर्स भी कहते हैं। तुर्स यानी जैसे नींबू का मजा, इमली का मजा, जो खट्टी चीजें होती हैं, तुर्स चीजें, तो ये बलगम खामिस का दूसरा नाम है बलगम तुर्स। अब मजे के लिहाज से हम लोग तीसरी कैटेगरी की बात करें तो वो है बलगम मसीख। तो बलगम मसीख यानी फीका, एकदम टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं, कोई मजा ही नहीं उसमें, तो टेस्टलेस फ्लेजम। तो इसका मिजाज बारिद याबिस होता है, बरूदत और यबूसत की तरफ मायल होता है और बलगम खामिस के मुकाबले ज्यादा बारिद होता है। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा पिछला सेकेंड टाइप बलगम खामिस, उससे ज्यादा बरूदत इसमें होती है। वन ऑफ द एबनॉर्मल टाइप ऑफ फ्लेजम विच इज टेस्टलेस, यानी कोई उसमें मजा नहीं होता, फीका होता है, टेस्ट नहीं होता। इट इज इमेच्योर एंड क्वाइट कोल्ड, और ये पूरी तरीके से पका हुआ नुज़ नहीं होता, इमेच्योर होता है और ज्यादातर बारिद होता है ये। अब एक और पीजी पॉइंट जान लीजिए, बलगम मसीह को बलगम तफिया भी कहते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। पीजी में क्वेश्चन आता है कि बलगम तफिया किसका नाम है, तो आप वहां टिक लगा के आएंगे बलगम मसीह का, ठीक है। तो ये आपका पीजी पॉइंट के हिसाब से बात हो गई। अब मजे के लिहाज से फोर्थ कैटेगरी के बारे में बात करें तो बलगम आफिस यानी गैलिक फ्लेजम। इसका मिजाज हार याबिस होता है। वन ऑफ द एबनॉर्मल टाइप ऑफ फ्लेजम विच इज गैलिक इन टेस्ट, इट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स हीट एंड ड्राइनेस, यानी इसमें हरारत और यबूसत ज्यादा पाई जाती है। बलगम आफिस को हम कसैला बलगम कहते हैं, यहां मैं लिखना भूल गया था, कसैला, ठीक है, जिसमें कसावट होती है। तो ये हो गया आपका कसैला बलगम, बलगम आफिस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मज़े के लिहाज से अब फिफ्थ कैटेगरी की बात करें तो बलगम हुलू, यानी जिसका टेस्ट मीठा होता है और जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्वीट फ्लेजम, तो इसका मिजाज हार रतब होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ थोड़ी सी गलत हो गई, मुझे यहाँ पर इसको करेक्ट करना होगा। मैंने यहाँ 4 किस्म लिख दिया है, तो इसे मुझे 5 किस्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल 5 किस्म होती है। तो अब वापस से अपने इस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो बलगम हुलू के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। वन ऑफ द एबनॉर्मल टाइप ऑफ फ्लेजम विच इज स्वीट इन टेस्ट, इट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स हीट एंड मॉइस्ट, यानी हरारत और रतूबत की तरफ ज्यादा माइल होता है और बलगम हुलू मीठा बलगम होता है। अब देखिए, मजे के लिहाज से मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना दिया है, आपको एक कैटेगरी मिल गई। इस कैटेगरी के हिसाब से आप सारी चीजें याद कर सकते हैं। तो मजे के लिहाज से बलगम की 5 किस्में होती हैं। तो पहला है बलगम माले, जिसे हम नमकीन बलगम कहते हैं, जो हार याबिस होता है। बलगम हामिस, खट्टा बलगम जो बारिद याबिस होता है। बलगम मसीह, जो फीका बलगम होता है, जो बारिद याबिस होता है। और बलगम आसिफ, यानी कसैला बलगम, जो कसावट जिसमें होती है। और उसके बाद बलगम हुलू, यानी मीठा बलगम, हार रतब होता है। ठीक है, तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। अब बलगम गैर तबई की कवाम के लिहाज से हम लोग किस्म क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हेडिंग है कवाम के लिहाज से बलगम गैर तबई की किस्में। तो सबसे पहले किस्म है बलगम माई या रकीक बलगम, एकदम पतला बलगम, सीरस बलगम, जो बहुत ही पतला होता है। तो निहायत रकीक पानी की तरह होने वाला बलगम, उसको कहते हैं बलगम माई। माई यानी माँ लफ्ज से बना है, माँ का मतलब ही पानी होता है। तो सबसे रकीक बलगम बलगम माई। तो इस लफ्ज का खेल है, तो लफ्ज देखिए और वो चीजें आप पहचान जाइए। टर्मिनोलॉजीज अगर आपको याद हो गई तो पूरी यूनानी आपके लिए आसान हो जाएगी। एबनॉर्मल टाइप ऑफ फ्लेजम विच हैज वाटरी कंसिस्टेंसी, यानी पानी की तरह होता है और कंटेन्स मोर फ्लूइड, इसमें ज्यादा रतूबत होती है, फ्लूइड होता है। अब कवाम के लिहाज से बलगम गैर तबई की दूसरी किस्म हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है बलगम जस्सी। तो ये गलीज बलगम होता है, यानी लाइमी फ्लेजम। ये निहायत गलीज, बहुत ही गाढ़ा होता है और सफेद चूने के मानिंद होता है। जैसा चूना होता है, चूने को पानी में डाल दें और लकड़ी से घुमा दें तो जो चूने की विस्कोसिटी होगी, जो कवाम होगा, उस तरीके का होता है। तो देखिए, आपको याद रखना है, तो बलगम माई रकीक, उसी का अपोजिट बलगम जस्सी, तो गलीज यानी गाढ़ा होता है। An abnormal type of phlegm which has extremely thick consistency, यानी बहुत ही गाढ़ा गलीज कंसिस्टेंसी होता है, जो कि चूने के मानिंद होता है, जैसा सफेद चूना पानी में घोल दे तो उस तरीके से। तो ये दूसरी किस्म हो गई। अब हम लोग कवाम के लिहाज से बात करेंगे तीसरी कैटेगरी की, जिसका नाम है बलगम खाम। ठीक है, तो बलगम खाम यानी लेसदार बलगम या कच्चा बलगम, रॉ फ्लेजम। इसका कवाम रतूबत मुखाती के मानिंद रकीक और लेसदार होता है। रतूबत मुखाती क्या होता है, यानी म्यूकस, जैसा म्यूकस सिक्रीशन होता है उसकी तरह इसका रकीक और लेसदार यानी चिपचिपा और पतला होता है। अब आगे बात करते हैं एन एबनॉर्मल टाइप ऑफ फ्लेजम विच हैज म्यूकॉइड कंसिस्टेंसी, जिसका कवाम रतूबत मुखाती यानी म्यूकस की तरह होता है। जैसा म्यूकस वैसा इसका कवाम लेसदार और रकीक पतला होता है। तो देखिए, बलगम खाम को बलगम मुखाती भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। या तो कच्चा बलगम कहें या आप लेसदार या मुखाती बलगम कहें। फोर्थ नंबर पे कवाम के लिहाज से बलगम गैर तबई की बात करें तो ये है बलगम जजाजी, जिसे हम विट्रस बलगम कहते हैं। ये पिघले हुए शीशे के मानिंद होता है। जैसा कांच जब गर्म होता है, पिघलता है तो एकदम लाल होता है, और उसको जैसे चाहे वैसे मोड़ दे तो उस तरीके का ये बलगम होता है। हाँ, कलर में लाल नहीं होगा, लेकिन गर्म शीशे की तरह होगा, जैसा खींचना चाहे उस तरीके से हो जाएगा। तो एबनॉर्मल टाइप ऑफ फ्लेजम विच हैज विट्रस कंसिस्टेंसी। बलगम जजाजी को बलगम लजीज भी कहते हैं। तो ये पीजी का क्वेश्चन भी आता है, बलगम जजाजी का दूसरा नाम बताइए, तो ऑप्शन होगा बलगम लजीज। तो ये ऑप्शन सही टिक करके आप लोग आएंगे। इससे पहले मैंने आपको मजा के एतबार से 5 किस्में पढ़ाई, उसके बाद कवाम के लिहाज से 4 किस्में, तो ये 5 और 4 9 किस्म हो गई। तो बू के लिहाज से सिर्फ एक किस्म बची है, वो है बलगम मुंतिन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं मेफिटिक फ्लेजम। तो बू के लिहाज से बलगम गैर तबई की एक किस्म होती है, जो है बलगम मुंतिन। ये वो बलगम है जिसमें ताफुन की वजह से बू पैदा हो जाती है, यानी उफूनत की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, खमीरियत की वजह से, पीट्रीफेक्शन की वजह से कोई ना कोई खराबी आ गई तो उसमें बू पैदा हो गई, तो वो हो गया बलगम मुंतिन। अब एक चीज का ख्याल रखिए, पीजी में क्वेश्चन आता है कि बलगम गैर तबई की कितनी किस्म होती हैं, तो वहां आपका सही आंसर होगा 10। तो 5 मजा के लिहाज से, 4 कवाम के लिहाज से और 1 बू या स्मेल के लिहाज से, तो टोटल 10 किस्में। अब एक और क्वेश्चन आता है कि मजे के लिहाज से बलगम गैर तबई की कितनी किस्म होती है, 4, 5, 6, 7, तो 5th सही आंसर। फिर आएगा
कवाम के लिहाज से बलगम गैर तबई की कितनी किस्म होती हैं, तो वहाँ 4 ऑप्शन करेक्ट। फिर आएगा बू के लिहाज से बलगम की कितनी किस्में होती हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन होगा, तो आपको 1 पे टिक करना है। तो बलगम मुंतिन, तो हर पॉइंट से पीजी के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में एकदम फिट होनी चाहिए। आप अभी से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करिए तो पीजी के लिहाज से पढ़ाई करिए। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इन क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाइए, अलग से एक कॉपी बनाइए पीजी के क्वेश्चन की, और उसमें उमूर से स्टार्ट करिए और मुआलजात तक पूरे क्वेश्चन लिखिए कि कहाँ से आएंगे क्वेश्चन। तब आपके पास ओवरऑल 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन जो आपके खुद के नोट्स के बनाए हुए होंगे, और जब आप पीजी में उन्हें पाएंगे तो एकदम खुश होकर उछल जाएंगे, तो उनको फटाक से टिक करेंगे, तो वही काम आने वाले हैं। जो अभी की मेहनत है वही काम आएगी। तो टोटल पीजी क्वेश्चन का एक नोट्स बनाइए और उस पर पहला डालिए फर्स्ट ईयर उमूर, और वहां जितने क्वेश्चन मैं बताता हूं आप उसको वहां नोट करते जाइए। तो आप जब फाइनल ईयर में आएंगे तो आपके पास क्वेश्चनों का जखीरा होगा, आपके पास खूब ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, और वही क्वेश्चन आपके सिलेबस के हिसाब से और वही आते हैं। तो फर्स्ट ईयर से ही इस चीज़ की तैयारी कर लीजिए। और जो फाइनल ईयर में है अगर नहीं कर पाए हैं तो आप शुरू कर लीजिए इन चीज़ को, या इंटर्नशिप में जब जाएं तब शुरू कर लीजिए। एबनॉर्मल फ्लेजम विच इज फॉल स्मेलिंग, यानी बहुत खराब बू होती है उसकी, एंड प्रोड्यूस ड्यू टू प्यूट्रिफेक्शन, खमीरियत या ताफुन की वजह से पैदा होता है। बलगम मुमकिन को बलगम मुताफिन भी कहते हैं। बलगम मुताफिन जो कि ताफिन लफ्ज से बना है, प्यूट्रिफेक्शन सड़ान पैदा हो जाती है या बू उसकी चेंज हो जाती है, तो बलगम मुमकिन का नाम बलगम मुताफिन भी होता है। तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं अपने नोट्स में। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, इस पीडीएफ को सजाकर अपने मोबाइल में मत रखिएगा, आप इसको पढ़ते रहिए, कॉपी में नोट्स बनाइए, पीजी के क्वेश्चंस इससे निकाल कर पढ़िए। आपका मेन टारगेट पीजी होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में भले हैं आप, लेकिन मेहनत से पढ़िए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जितनी मेहनत कर रहा हूं उतनी आपको भी करनी है। फीस डजंट मैटर कि आपने कितना पे किया है, आपकी मेहनत और मेरी इस मेहनत के सामने वो कोई मायने नहीं रखती। तो मेन ओवरऑल आपको इल्म हासिल होना चाहिए, और बेहतर तरीके का इल्म हासिल होना चाहिए जो आपके आगे की ज़िंदगी में काम दे। और अगर नोट कर आप मुझे व्हाट्सअप भी करेंगे, दिखाना चाहते हो तो बहुत बेहतर होगा, मैं समझूंगा कि मेरी ये मेहनत थोड़ी सी कामयाब हो रही है। चलिए अब एक नई हेडिंग की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है बलगम के फ़वाइद, यानी बलगम की ज़रूरत क्या है हमारे बदन में, उसके अफ़आल क्या हैं, उसके फंक्शन क्या है, वो करता क्या है, तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप इसको अपनी फिजियोलॉजी की बुक से भी मॉडर्न तरीके से अपने WBCs वाले पूरी चीज़ों को, ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इन तमाम चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम उन्हीं को कहते हैं, सफ़ेद रतूबात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बदन में ग़िज़ा बाकी ना हो बलगम खून बन जाता है। बलगम की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बलगम की सबसे अफजल और अच्छी क्वालिटी बताओ, तो वहाँ आप जवाब देंगे कि सर बलगम जब ज़रूरत हो तो नुज़्ज पाकर, यानी मैच्योर होकर, पक कर खून की कमी को दूर करता है। बढ़ते हैं, जिस्म के अंदर जो तगय्युरात और इस्तिहाला हुआ करते हैं, तगय्युरात यानी चेंजेस, इस्तिहाला बॉडी मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, उनमें यह भी है कि जौहर सफ़ेद जौहर सुर्ख तब्दील हो जाते हैं। जो बदन में चेंजेस और इस्तिहाला हुआ करते हैं उनमें ये जो बॉडी में वाइट रतूबत, सफ़ेद रतूबत है, वो चेंज होकर यानी जौहर सुर्ख यानी लाल रतूबत बन जाती है। अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं, बलगम आज़ा को तर रखता है यानी गीला रखता है, और उनको खुश्क नहीं होने देता, सूखने नहीं देता। इसकी वजह से आज़ा के अफ़आल में सहूलत पैदा होती है। अगर कोई भी ऑर्गन सूख जाए, उसमें गीलापन नहीं रहेगा, तो वो ऑर्गन सही से काम नहीं कर पाएगा। अब इस लाइन को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका नी जॉइंट है, बॉडी का कोई भी जॉइंट हो, चाहे वो एल्बो जॉइंट हो, नी जॉइंट हो, तो नी जॉइंट में एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि वहाँ साइनोवियल फ्लूइड होती है, सफ़ेद रतूबात होती है, जो उसको चिकनाहट पैदा करती है। जब आप चलते हैं तो जब आपका घुटना मुड़ता है तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, तो वो जो सफ़ेद रतूबत है वो बलगमी रतूबत है, तो हम उसमें बलगम में शुमार करते हैं। ठीक है, ज़रूरी कि वो ब्लड में ही है तभी हम उसको बलगम कहेंगे। हर वो सफ़ेद रतूबत जो आपकी बॉडी में है बलगम कहलाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए। इस किस्म की रतूबत मरी, मैदा, आमा, मसाना, रहम यानी यूट्रस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सभी चीज़ों में पाई जाती है। अगशिया से एक किस्म की सफ़ेद बलगमी रतूबत रिश्ती है जो आज़ा को तरोताज़ा रखती है। जो मेम्ब्रेन है वो ऑर्गन को कवर भी रखती हैं और उनको तर भी रखती हैं ताकि वो बेहतर रह सके। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बलगम के एक नए फ़वाइद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आज़ा की ग़िज़ा बनता है, खुसूसन सफ़ेद आज़ा की, मसलन आसाब, आसाब असब की जमा है यानी नर्व, और रिबात और हड्डी। अगला पॉइंट देखते हैं,
मुफासिल में हड्डियों को रगड़ से बचाने के लिए एक बलगमी रतूबत पाई जाती है, जिसकी वजह से मुतहर्रिक रहते हैं। देखिए, मुतहर्रिक रहना यानी हरकत में, काम में आते रहते हैं। तो हड्डियों या जोड़ों के दरमियान जो फ्लूइड्स पाया जाता है वो भी एक सफ़ेद रतूबत होती है, जो उस जॉइंट्स को मुतहर्रिक यानी हरकत में रखती है और बसहूलत अपने अफ़ाल को अंजाम देती है। जैसा उसका फंक्शन है, सहूलत के मुताबिक अंजाम देती है। यह भी एक बलगमी रतूबत है, जिसको रतूबत मुफस्सिली कहते हैं, यानी जोड़ों की रतूबत कहते हैं। ये बलगमी रतूबत तो है, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया, तो वो हो गई रतूबत मुफस्सिली, यानी मुफस्सिल की रतूबत, जोड़ों की रतूबत। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जालेनूस का ख्याल था कि बलगम तबई जो खून के साथ उरूक में बहता है, खून से बहुत मुशाबे रखता है, एकदम खून के साथ ही, जैसा खून वैसा बलगम। अली इब्न अब्बास मजूसी के मुताबिक तबई बलगम जो उरूक में पाया जाता है, नुज़्ज पाकर आज़ा की ग़िज़ा बन जाता है, यानी मैच्योर होकर आज़ा को न्यूट्रिशन भी पहुंचाने लगता है। तो ये किसका कौल था? जालेनूस और अली इब्न अब्बास मजूसी का। अब नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, खिल्त बलगम की जदीद मालूमात। देखिए, ये आपकी किताब में उमूर में होगा ही नहीं, मैं कुछ चीज़ें आपको कोरिलेट कर पढ़ाता हूँ ताकि समझ में आ जाए चीज़ें। तो देखिए, जदीद मालूमात, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ फिजियोलॉजी से रिवाइज कर लीजिएगा। लिम्फेटिक सिस्टम, जो लिम्फ का पूरा सिस्टम होता है, लिम्फ नोड का, लिम्फेटिक चैनल्स का, और लिम्फ जो होती है वो वाइट रतूबात होती है, तो सब इंक्लूड की जाती हैं बलगम में। तो लिम्फेटिक सिस्टम का एक नेटवर्क होता है टिश्यू और ऑर्गन के लिहाज से, और जो क्या काम करती है, हेल्प रिड ऑफ बॉडी ऑफ टॉक्सिन्स, यानी बॉडी की जो खराब चीज़ें, फासिद मादे, टॉक्सिन, वेस्ट और अदर अनवांटेड्स, उनको निकालने का काम करती हैं। ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, यानी उसका पहला या मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट लिम्फ्स। लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ ट्रांसपोर्ट करता है। अ फ्लूइड कंटेनिंग इन्फेक्शन फाइटिंग वाइट ब्लड सेल, यानी लिम्फ में क्या होते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो इन्फेक्शन से फाइट करेंगी, यानी ब्लड में, किसी सेल्स में, किसी आज़ा में कहीं भी कोई टॉक्सिन आ जाए तो उससे लड़ने के लिए जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो लिम्फ में ही होती हैं, वो फ्लूइड्स में तैर कर आती हैं। ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बदन में वो आती हैं। तो ये वाइट रतूबात जो इम्यून सिस्टम का काम करता है वो है आपका लिम्फ। लिम्फ कंटेन वैरायटी ऑफ सब्सटेंस इंक्लूडिंग प्रोटीन। लिम्फ में प्रोटीन भी होता है, साल्ट यानी नमक भी होता है, ग्लूकोज और फैट, वाटर एंड WBCs, उसमें कुछ शहम या चर्बियां भी होती है, और पानी और WBCs भी। लिम्फ डज नॉट कंटेन RBC, अगर RBC होंगी, उसमें रेड ब्लड सेल्स होंगी तो लाल हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन होगा, आयरन होगा, RBCs होगी, तो वो चीज़ें सारी उसको लाल कर देंगी तो खून बन जाएगा। तो RBC लिम्फ में नहीं होता, इसलिए वाइट है वो। लिम्फ इज सिमिलर इन कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, जैसा ब्लड प्लाज्मा होता है उसी के कंपोजिशन के मुशाबे होता है लिम्फ। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, इवन वो ब्लड प्लाज्मा से ही निकलता है। तो लिम्फ जो कि हम वाइट रतूबत या बलगमी रतूबत कहते हैं, तो आप लिम्फ का चैप्टर, लिम्फेटिक सिस्टम का चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, और तमाम लिम्फ नोड्स के बारे में पढ़ लीजिएगा कि बॉडी में कौन कौन सी पोजीशन पे लिम्फ नोड्स होती हैं। ये सारा टॉपिक आपको फिजियोलॉजी के चैप्टर में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग बात करेंगे बलगमी अमराज, यानी बलगम के गलबे से कौन सी बीमारियां होती हैं। और इसमें आपका यूजी में एक क्वेश्चन आता है कि 3 बलगमी अमराज के नाम लिख दें, 2 नंबर का क्वेश्चन, या 5 बलगमी अमराज के नाम लिख दें, तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन आपको लिखना होगा। तो ये नाम याद रहना चाहिए। तो नज़ला, सबसे पहला नज़ला है, उसके बाद तहब्बुज, इडीमा यानी स्वेलिंग, उसके बाद बलगमी कै यानी बलगम के गलबे की वजह से उल्टी जो होती है। 4th पे बलगमी इसहाल, यानी बलगम की वजह से जो इसहाल आता है, दस्त या लूज मोशन कह ले वो। और उसके बाद बर्स यानी ल्यूकोडर्मा, वाइट पैचेस जो होते हैं बलगम की ज़ाती की वजह से। तो ये कुछ 4-5 बीमारियों के नाम हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो ये हो गए बलगमी अमराज। अब लास्ट हम लोग बात करेंगे कुछ पीजी क्वेश्चन की, वो आपको सॉल्व करना है। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है कि बलगम खाम का एबनॉर्मल रेफरेंस क्या है, बलगम जस्सी क्या है, जालेनूस ने बलगम को नमकीन होने की वजह क्या कही है। तो ये सारे क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके भेजेंगे इस तरह। 4th क्वेश्चन है, हु इज मेंशन दैट द टेम्परामेंट ऑफ फ्लेजम इज हॉट एंड मॉइस्ट। ठीक है। 5th देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू यूनानी कॉन्सेप्ट ऑफ रतूबत बलगमी विच कोट इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, ये मैंने अभी आगे पढ़ाया है। द टेम्परामेंट ऑफ बलगम हुलू इज, बलगम हुलू में जाइए, अब वहाँ आंसर देख के इसको टिक करिए, और आंसर नहीं देखना आप, मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाया तो बलगम हुलू का मिजाज आपको पता होगा, तो फट से वहाँ पे आप एग्जाम्पल देंगे। बलगम हुलू मीठा होता है, मीठा हर रतब,
चलिए मैंने यहाँ बता दिया तो आप आंसर दे सकते हैं। द कलर ऑफ बलगम जुजाजी, ये कैसा होता है, तो ये भी आपको पढ़ा दिया मैंने। अकॉर्डिंग टू टेस्ट टाइप ऑफ बलगम कितने होते हैं, अकॉर्डिंग टू विस्कोसिटी टाइप ऑफ बलगम, अकॉर्डिंग टू स्मेल टाइप्स ऑफ बलगम, बलगम की खास सिफात क्या है, मेन प्रॉपर्टीज क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो ये आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है, याद करना है। तो ये ओवरऑल आपके बलगम के बारे में हो गया। फिजियोलॉजी से लिम्फेटिक सिस्टम रिवाइज कर लीजिएगा और जदीद मालूमात आपको हासिल हो जाएगी। और थोड़ा बहुत WBCs के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक। सफ़ेद रतूबत के बारे में, जितनी बॉडी की वाइट फ्लूइड्स है सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में वो चीज़ें भी आप ऐड कर लिख सकते हैं। और 3 लेक्चर एक ही वीडियो में मैंने समअप किया है, ताकि जब लिंक सेंड करना हो तो एक ही वीडियो जो लंबे ड्यूरेशन की, एक मूवी की तरह 2-3 घंटे की हो, तो उसको आप 2-3 दिन में आराम से देख लें। तो इससे मुझे थोड़ा सा आसानी होगी लिंक आप लोगों को सेंड करने में, क्योंकि और भी मुख्तलिफ काम है तो इसमें बहुत ज़्यादा वक्त जाता है। तो सीरियस होकर पढ़ाई करते रहिए। मिजाज के जो 10 लेक्चर है उनको रिवाइज करिए और उसके बाद जो अखलाक के मैं बाकी के लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊंगा उनको पढ़कर पूरी तरह रिवाइज कर लीजिए। और जब आप यूनानी सिस्टम में कूद चुके हैं, उर्दू से घिर चुके हैं, यूनानी टर्मिनोलॉजी से घिर चुके हैं और अखलाक अरबा से घिर चुके हैं, तो अब इसको अच्छी तरीके से आप अडॉप्ट कर लीजिए, इससे भाग नहीं सकते। तो इस चीज़ को आप समझते रहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में और पढ़ेंगे सफरा, सौदा और कुछ मुख्तलिफ सिलेबस के टॉपिक्स। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।